गुड इवनिंग डॉक्टर्स, कैसे हो सभी लोग। गुड इवनिंग मैम। बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। सभी रेडी हैं? आर यू ऑल यस एक्साइटेड? मैम। आर यू यस ऑल मैम। प्रिपेयर्ड? डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आज का एक जो पॉइंट होगा ना, वो इस पे भी है कि आप कैमरा ऑन थ्रू आउट दी क्लास कितनी देर रख रहे हो। ठीक है, आपने शुरुआत में ही सबने कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हो। आई रिकमेंड कि सभी लोग अपने कैमराज ऑन करके बैठेंगे। ठीक है, कितने बच्चे आ गए? 8 बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे पता था गायब हो जाएंगे टेस्ट के नाम पे। ठीक है, तो बेसिकली किस किस को डर लग रहा है? किसकी हार्ट बीट ज्यादा हो रही है? चलो कोई बात नहीं, होता है सबके साथ। तो इस डर को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए जस्ट रिपीट 2 और 3 सेंटेंसेस विद मी। ठीक है, सब लोग अपने अपने माइक्स ऑन कर लेंगे। मैं बोल रही हूँ ताकि तुम लोग का थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल नीचे आ पाए, एंड आई कैन इनबिल्ड सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन। फॉर दैट आई एम गोइंग टू take it as a oath or take it as a motivational thoughts, so that you can create a personality on camera that is really needed. So repeat after me what I am saying. I have a sharp mind. सभी लोग अपने अपने माइक्स ऑन करेंगे। I have a sharp mind. I have a sharp mind. That makes me a very good student. Very good. I have a winner's mindset. I have a winner mindset. I love accomplishing my goals. I love Accomplishing my goals. I am advancing to the new levels by learning more and more each day. I am advancing I'm advancing more and more. the new level by learning more and more every day. More and more every day. Is this good? Can you feel the vibes of the words? Can you all feel the vibes of the words? I want कि तुम लोगों का थोड़ा सा ये जो स्पॉटलाइट एक्टिविटी है, इसका करने का मकसद ये है कि यू हैव टू आउटशाइन बीइंग अ गुड स्पीकर एज वेल एज गुड लाइक जो आपकी प्रेजेंटेशन हो वो बेस्ट हो throughout the। अब बेसिकली आज के जो हम मेन टॉपिक्स है उस पे आते हैं। आप लोग 1 बाय 1 सामने आओगे। ठीक है, जो मैं टॉपिक्स अलॉट कर चुकी हूँ उनका एक पैटर्न होगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे, अपने कॉलेज का नाम बताओगे। उसके बाद आप अपने सिटी ऑफ ज्वाइनिंग बताओगे कि आप कहाँ से अभी ज्वाइन करे हुए हो, वो बताओगे। देन यू हैव टू टेल कि मेरा टॉपिक क्या है, माय टॉपिक इज, कि आपका टॉपिक क्या है। देन कैन स्टार्ट बाय गिविंग द पॉइंटर्स। जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो आप उसमें डिलीवर करो। ठीक है, अब सबको क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. College name, joining city right now, and after that you have to tell the my topic is, then you can start your pointers into that. जो आपका असेसमेंट होगा, जो मैं यहाँ पर मार्किंग दूंगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन नंबर 1 पॉइंट्स। ठीक है, जितना मैंने उस चैप्टर में पढ़ाया है
ये जो मैंने टॉपिक दिए हैं दैट इज फ्रॉम द ANC, माइनर एलिमेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द फीटल असेसमेंट वाला, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर से आप कंप्लीट पॉइंट्स कवर करते हो, देन आई विल गिव यू द फुल मार्क्स। अलॉन्ग विद दैट आप कितनी देर कैमराज ऑन करके कॉन्फिडेंटली बैठे हो, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग प्रोफेशनली, वो भी असेस होगा, ठीक है। आप उसमें जो लोग कैमरा बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट पर्सन आएगा तो मैं इसको कैलकुलेट करना शुरू करूंगा। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें सभी फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं बाय जस्ट स्विचिंग ऑन देयर कैमराज, ठीक है। थर्ड, कि हाउ वेल यू आर प्रेजेंटेड राइट नाउ। इट डजंट मैटर कि यू हैव टू वेयर न्यू क्लोथ्स और यू हैव टू लुक वेरी ऑसम, बस जो आप बेस्ट आपको लगता है कि आई एम अ गुड प्रेजेंटर एंड आई हैव टू डू दीज थिंग्स, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए ऑन कैमरा, आप लगने चाहिए ठीक है आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव टू प्रेजेंट दिस थिंग। तो आर यू रेडी, आर यू ऑल क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहले कौन आना चाहेगा? कोई पहले वाला नहीं होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली शुरू करते हैं। आई थिंक ए वालों से शुरू करते हैं जिनके नेम स्टार्ट। मैम ये हमेशा ही होता है, आप पीछे से कर मैम बचपन से ही हो रहा है इसे शुरू। तो आज फिर से हो जाए। ए वालों के साथ होता है थोड़ा सा। अरे जेबा उल्टा कर लो, जेट से शुरू कर लो, तुम्हारे हाथ में है। चलो जेड से कर ले रहे हैं। चलो जेड वाले कौन है भाई? जेड वाली तो मैं ही हूँ सिर्फ। जेड से पहले क्या था? एस, एस वाले होंगे। ओके, एस में है सादिया, शबाना एंड शालू, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग तो आई थिंक सादिया पहले आ रही है। सादिया, यू ऑल सेट? Yes, ma'am. ओके डियर, कम ऑन स्पॉटलाइट, आई एम गिविंग यू। मेरा नाम सादिया परवीन है और मेरा कॉलेज नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है और अभी हम मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं। और मेरा आज का टॉपिक है CTG, कार्डियोट्रोपोग्राफी है। और ये मतलब नॉर्मली ट्रैकिंग आफ्टर 32 वीक्स में इसका किया जाता है। ये फ्यूटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें उसका हार्ट रेट 110 से 160 के बीच में मतलब हो तो नॉर्मल होता है। और इसका 20 मिनट का टाइमिंग लेते हैं और 20 मिनट में 15 सेकंड में 15 बीट आना होता है। और ये 1 से 2 बार एसिलेशन मतलब 2 से अधिक आए तो तब भी नॉर्मल होता है। और इसका ये करने का प्रोसेस 2 मेथड होता है, एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। एक्सटर्नल होता है जब लेबर होने से पहले एब्डोमिनल के ऊपर रख के इसका मेजरमेंट किया जाता है। और इंटरनल होता है जब फ्यूटस का सर इंगेज होता है, फिर उसका हेड पे रख के उसको प्रोप रख के फिर चेक करते हैं कि उसमें मतलब ग्राफ उसका 2 से अधिक आ रहा है तो सही है। और फिर ये अगर नहीं आता है तो उसको कि बच्चा स्ट्रेस में है। और ये NST का ही ये होता है, मतलब टाइप होता है, पार्ट होता है। NST में हार्ट बीट और मूवमेंट दोनों मेजरमेंट किया जाता है, पर इसमें एक ही होता है, हार्ट बीट को ही इसमें मॉनिटरिंग किया जाता है। Okay, that's all. इतना ही। Good. Everyone should clap. ठीक है। एंड जब भी कोई जाएगा तो यू हैव टू टाइप MPTY, मोर पॉवर्टी, ठीक है, मोर पॉवर्टी, so that सबको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले आफ्टर दैट। सो मोर पावर टू यू सादिया, इट्स गुड। एवरीवन शुड टाइप MPTY सादिया। सब लोग एक दूसरे को बूस्ट करेंगे, ठीक है। Okay, now we have next one is
Shabana. Okay. Good evening, ma'am. Good evening, Shabana. My name is Shabana. My college name is Sri Dhanvantri Ayurvedic Medical College from Mathura. My topic is CST and NST. So first of all, I will discuss about the CST. तो CST कॉन्टेक्शन स्ट्रेस टेस्ट होता है, ये जो होता है लेबर के टाइम पे कराते हैं, और इसको हम और भी बोलते हैं ऑक्सीटॉक्सिन चैलेंज टेस्ट भी कहते हैं, और ये 3rd ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किया जाता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स होता है, और ये लास्ट मतलब एंड ऑफ द प्रेगनेंसी हम ये टेस्ट करवाते हैं, और ये एक एंटीनेटल फीटल सर्विलेंस टेक्निक भी होता है। इसका एम जो होता है हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करवाते हैं और फीटल को मॉनिटर करते हैं इसमें, और या फिर क्या करते हैं कार्डियो टोकोग्राफ से हम क्या करते हैं फीटल हार्ट को कोई अगर एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है तो उससे चेक करते हैं कार्डियो टोकोग्राफ करा करके। फिर इसके बाद मेथड क्या होता है, तो इसमें दो, एक तो हम निप्पल का स्टिमुलेशन कराते हैं जो कि पेशेंट खुद करता है, जो एरियोला वाला पार्ट होता है वो पेशेंट क्या करता है किसी क्लोथ से रब करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाने के लिए। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन वहां जनरेट हो जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है फिर 2 मिनट के लिए करते हैं। फिर अगर इसमें क्या होता है कि 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है, अगर 3 कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट को नहीं आता है तो हम नॉर्मल उसको रेस्ट करने के बोलते हैं 5 मिनट के लिए। फिर से हम क्या करते हैं उसको दूसरे मतलब उसी तरह से सेम दूसरे निप्पल के थ्रू हम ऑक्सीडेशन रिलीज करने के लिए बोलते हैं सेम तरीके से। फिर उसके बाद अगर फिर भी अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है तो हम क्या करते हैं उसके बाद ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। और फिर अब हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन देते हैं आईवी फ्लूइड के थ्रू प्रेग्नेंट वुमेन लेडी को। इसका मेन पर्पस होता है कि टू अचीव 3 कॉन्ट्रैक्शन इन एवरी 10 मिनट्स। इसमें फिर क्या करता है जो एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर्स होते हैं उसके फंडस, हाँ एक तो फंडस पर हम प्रोब रखते हैं, दूसरा उसके हार्ट पे रखते हैं, उससे हम क्या करते हैं यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करवाते हैं। ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है तो उस समय फीटल हार्ट जो होता है मतलब तो बिल्कुल या तो कम हो जाएगा तो बिल्कुल ही कम चला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है चांसेस जो आते हैं कि कहीं फीटल की डेथ रेट बढ़ ना जाए, या फिर ग्रोथ रिटार्डेशन ना हो जाए, या फिर जो बेबी है वो डिप्रेशन में ना चला जाए, न्यूनेटल डिप्रेशन ना हो जाए। और अगर इसमें देखा जाए नेगेटिव रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट, तो नेगेटिव रिजल्ट में क्या होता है कि अगर फीटल का मॉनिटर करने पर अगर ऑक्सीजन का लेवल सही नहीं आ रहा है तो बच्चा जो है लेबर के टाइम पे क्या होता है लेबर को टॉलरेट नहीं कर पाता है, और अगर ऑक्सीजन का लेवल सही रहता है तो बच्चा लेबर के टाइम में वो उसको टॉलरेट कर लेता है। ये सारा CST के था। अब NST आता है। NST में नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं हम फीटल हार्ट को मॉनिटर करते हैं अलोंग विद द फीटल मूवमेंट के थ्रू। इसमें ये 20 मिनट का प्रोसेस होता है। इसमें हम देखते हैं कि अगर एसिलेशन 2 या उससे ज्यादा एसिलेशन आ रहे हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर इसमें ये बोला जाता है कि 15 सेकंड में अगर 15 बीट्स पर इसका एक्सेलरेशन जाता है तो इसका मतलब नॉर्मल है। अगर 15 सेकंड में 15 बीट्स अगर कम आता है तो अब नॉर्मल कंडीशन होती है, या फिर उससे ऊपर चला जाता है तो भी अब नॉर्मल कंडीशन में आएगा। और इसमें था कि हम फीटल मूवमेंट को भी चेक करते हैं। इसमें था कि अगर लेडी को हम एक बटन देते हैं तो जितनी बार बच्चा मूव करता है उतनी बार वो बटन को प्रेस करती है, तो उसका हम रिकॉर्ड बना लेते हैं कि कितने देर में इतना बच्चा मूव किया है। और इस NST के अंदर हम क्या कहते हैं ये क्या था मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल और डायमेरिक इनहिबिन A और SCG का टेस्ट करवाते हैं। इसमें अगर मीटा सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल और UE3 का अगर ये कम हो जाता हो, इनहिबिटर हल्का सा बढ़ा होता है और SCG भी इंक्रीज कर जाता है तो उस कंडीशन में ट्राइसोमी की कंडीशन बन जाती है। और अगर NST नॉन रिएक्टिव आता है तो एक्यूट एस्फीजिया की कंडीशन आ जाती है। थैंक यू मैम। Okay, good. More power to you. It's difficult to face the camera and you did so well. I know. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें, but it's good. It's super awesome कि आपने face किया and you come live and you speak a lot of things.
सो इट्स गुड, ठीक है। आफ्टर लाइक जब आप लोगों की सबकी पूरी हो जाएंगी ना, देन आई विल गिव वन फीडबैक ऑल्सो, ठीक है। सबको एक फीडबैक भी मिलेगा कि आपने क्या अच्छा किया, क्या कमी की, तो वो मैं बाद में दूंगी, ठीक है। ओके डियर, तो सभी लोग मोर पावर टू यू, शबाना सब टाइप करेंगे, चैट बॉक्स चलता रहना चाहिए, ठीक है। सब आराम से मत बैठो, डरो मत, सबका अच्छा जाएगा, ठीक है। ओके, अब शालू आएंगी, शालू। Good evening, everyone. My name is Shalu, and I study in MSM Institute of Ayurveda, Kanpur, Kalan, Sonipat. Right now, I am here in Panipat, in my hometown, and my topic is color Doppler ultrasonography. So let's start. First of all, कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, जैसे अब हमें पता है कि प्रेग्नेंट है वुमेन, तो हमें फीटस के बारे में पता होना चाहिए कि फीटस की पोजीशन क्या है, फीटस के ऑर्गन्स ठीक है या फीटस हमारा ठीक है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, हम साउंड वेव्स पास करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स पास करते हैं, जिससे क्या होता है वो मतलब अंदर जाएंगी और जो मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा फीटस है उससे टकराएंगी और फिर वापस से फ्रीक्वेंसी एमिट करेंगी, जिसकी वजह से जो हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर इमेजेस बनेगी। उस इमेजेस से हमें पता चलता है कि फीटस की क्या प्रेजेंटेशन है, फीटस ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, हम अब अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें फीटस के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन फीटस की ब्लड सप्लाई, उसका ब्लड फ्लो कैसा है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, इन सब के बारे में हमें नहीं पता चलता। तो उसके बारे में पता करने के लिए हम करते हैं कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। अब कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करते कैसे हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी होती है कि फीमेल को मतलब पेशेंट को, प्रेग्नेंट वुमेन को टेबल पे लेटाएंगे, उसके बाद जहां पे मतलब हमें एब्डोमेन चेक करना है, हमें तो एब्डोमेन पे एक जेली लाइक सब्सटेंस लगाएंगे। तो उस जेली लाइक सब्सटेंस से होता तो नहीं है, बस फीमेल को ठंडा ठंडा महसूस होएगा। उसके बाद हमारे पास एक प्रोब होता है, तो हम उस प्रोब को उसके एब्डोमेन पे घुमाएंगे और वो प्रोब जो होता है वो स्क्रीन से कनेक्ट होता है। तो जब हम उस प्रोब को उस फीमेल के एब्डोमेन पे घुमाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलती हैं। कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी में जो हमें इमेजेस मिलेंगे उसमें रेड और ब्लू कलर की लाइंस होंगी। रेड लाइंस बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लू लाइंस बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि कैसे करते हैं। अब कोई इंडिकेशंस की अगर हमें कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जाना है तो उससे पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो ऐसे कोई सच प्रिकॉशंस तो नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें निकोटिन नहीं लेना है, क्योंकि निकोटिन क्या करता है, वैसे ही वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, तो वो वेसल्स को वैसे ही कंस्ट्रिक्ट कर देगा, तो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होगी और हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसलिए निकोटिन जैसे कि स्मोकिंग नहीं करनी है, हमें टबैको नहीं लेना है। तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि वो कितना टाइम लगता है अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करने में, तो आधे से 1 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद अब हमें पता होना चाहिए कि कब करते हैं, तो ऐसे नहीं करते हैं, मतलब कुछ कुछ डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में जब हमें पता है कि अब डिलीवरी होने वाली है तब करवा लेते हैं वो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, प्री एक्लेम्सिया का कोई केस है, हाइपोटेंसिव है फीमेल, या फिर डायबिटिक है, या फिर मतलब बेबी का ओलिगोहाइड्रोमनियोज है, या फिर बेबी का वेट कम है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं फीमेल को, तो इन सब केसेस में हम कराते हैं। कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, मतलब उसमें कोई अंदर इंटीरियर कुछ नहीं डालना है हमको, ऊपर से बस एब्डोमेन के ऊपर वो प्रोब रख के और करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब इससे पता क्या चलता है, अब हम कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं, अब हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है, मतलब हमारे जो लंग्स है, मतलब बेबी के जो लंग्स हैं वो 36 वीक्स तक प्रॉपरली मैच्योर होते हैं। अब मान लो कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वो जो लंग्स है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होंगे, तो उससे पहले हमें डिलीवर कब कराना है, हम डिलीवर करा सकते हैं, बेबी बहुत ज्यादा दिक्कत में है, तो इसके लिए हम कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अब अगर मानते हैं हम कि अम्बिलिकल कॉर्ड में मतलब अम्बिलिकल आर्टरी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम 4 से 5 दिन तक वेट कर सकते हैं। नहीं, 1 सेकंड, कुछ गलत है,
हाँ, 1 वीक तक हम वेट कर सकते हैं अगर अम्बिलिकल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है। अगर अम्बिलिकल वेन में कोई प्रॉब्लम है तो हमें 4 से 5 घंटे तक डिलीवर कराना होता है। अगर डक्टस वेनोसस में कोई प्रॉब्लम है तो हमें विदिन अ डे डिलीवर कराना है, और अगर चारों में कोई प्रॉब्लम है तो विदिन एन आवर हमें डिलीवरी करानी है। अब अगर हम बात करते हैं कि हम 4 आर्टरीज के बारे मतलब हम 4 वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, डक्टस वेनोसस, और एक आता है हमारा मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और एक और होती है यूटेराइन आर्टरी। उसके बारे में भी हमें मतलब यूटेराइन आर्टरी डॉपलर भी करते हैं। मैम ये सब समझाने के लिए मुझे मतलब कॉपी पे समझा सकती हो ना? Sure. Take your time. ओके मैम। मैम मेरी कॉपी विजिबल है? Yes. ओके मैम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इधर रखते हैं, बाकी पकड़ना इसको। आर्टरी की इसको ना उतारी दो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूटेराइन आर्टरी की, तो यूटेराइन नहीं अम्बिलिकल आर्टरी की, तो हमें पता है कि 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और एक अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, प्लेसेंटा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी फीटस तक, और जो अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी प्लेसेंटा से फीटस के पास। अब अगर हम बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी की, तो देखो ऐसे होता है, ये हमारा मान लो बेबी है, ठीक है, तो ये इसके नेवल से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच हुई और ये हमारा प्लेसेंटा है। अब इसके पास 2 अम्बिलिकल आर्टरी है, ये अम्बिलिकल आर्टरी है, और एक अम्बिलिकल वेन है, ये हमारी अम्बिलिकल वेन है। अब अम्बिलिकल आर्टरी का काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से हमारे प्लेसेंटा के पास लेकर आएगी। अगर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर हम तब करते हैं जब हमें फील हो कि प्लेसेंटा इनसफिशियंसी तो नहीं है, कि प्लेसेंटा में कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी तो नहीं हो रही है, तब हम करते हैं यूटेराइन आर्टरी डॉपलर। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा, और अगर ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा तो यहाँ तक ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो वो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके वापस कैसे भेजेगी, तो उसको हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। इसमें प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है, तो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी होगी तो बेबी को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं मिलेगी, तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, उसको प्री एक्लेम्पसिया भी हो सकता है। प्री एक्लेम्पसिया क्यों होगा, क्योंकि अब प्रॉपरली ब्लड यहाँ से यहाँ तक जाएगा नहीं, तो जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा ताकि वो ब्लड को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर सके। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्राफ बनता है, तो अगर जब ग्राफ बनता है तो नॉर्मल ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। अब देखो, जब हार्ट हमारा, ये जो हार्ट है, ये एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है। जब सिस्टोल होएगा तो ये ब्लड पंप करेगा इसको यहाँ पे। अब इसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो क्या होगा, ये प्रॉपरली सिस्टोल में तो क्योंकि ब्लड मतलब हार्ट इतना ज्यादा पंप कर रहा है तो ये प्रॉपरली यहाँ तक प्लेसेंटा तक पहुंच जाएगा, लेकिन डायस्टोल में क्योंकि हार्ट इतना प्रेशर नहीं लगा रहा है तो वो रुक जाएगा यहाँ पे, या तो इसके पास कम पहुंचेगा या फिर इसके पास पहुंचेगा ही नहीं, या फिर वापस बैक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले नॉर्मल पढ़ते हैं। नॉर्मल ग्राफ जो होता है वो इसका कुछ इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से, ये हमारा सिस्टोल, ये हमारा डायस्टोल और ये हमारा मीन। ठीक है, अब सिस्टोल को बोलते हैं पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम, डी को बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं मीन वॉल्यूम। अब ये इसका नॉर्मल ग्राफ है कि ये बेसलाइन है, बेसलाइन से ऊपर है, डायस्टोल जो है वो हमारा बेसलाइन से ऊपर है, ये नॉर्मल है। अगर एबनॉर्मेलिटी होएगी तो एबनॉर्मेलिटी भी हमारे 3 टाइप से हो सकती है, या तो रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो है, यानी कि वो जो है रिस्ट्रिक्शन इतनी है कि वो पहुंच रहा है बट कम पहुंच रहा है, या तो रिड्यूस होएगा या फिर एब्सेंट होएगा, यानी कि डायस्टोलिक ब्लड फ्लो वहां पे पहुंच ही नहीं रहा, या फिर वापस रिवर्स्ड हो रखता है वो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस आती है। अगर रिड्यूस्ड की बात करें तो इसमें ग्राफ ऐसा बनेगा, इसमें ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा, ये बेस लाइन के पास आ जाएगा, ये जो डायस्टोलिक वॉल्यूम वाला है ये बेस लाइन के पास आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अगर एब्सेंट है
तो हमारा इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये डायस्टोलिक पे जाके खत्म, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हमारा एब्सेंट वाला है। अगर रिवर्स की बात करें तो ये बेस लाइन से नीचे आ जाएगा कुछ इस टाइप से, दैट इज रिवर्स्ड। अगर इन कंडीशंस में पेशेंट है, मतलब पेशेंट है, बच्चा है, तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, फिटल हाइपोक्सिया होएगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होएगी, स्मॉल फॉर गेस्टेशन, ये सारी कंडीशन आती है। उसके बाद 3 चीजें आती हैं, एक पल्सेटाइल इंडेक्स, एक S/D रेशियो एंड 1 इज, अभी पानी ला दो, और एक आता है हमारा RI रेजिस्टेंस इंडेक्स। अब हमें पता है अगर यहाँ पे ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होएगा, जब कोई रेजिस्टेंस होएगा तो ये PI और RI रेशियो, मतलब जो इंडेक्स है, ये इंक्रीज होते हैं। PI और RI इंडेक्स जो होंगे वो इंक्रीज होएगा। PI इज पल्सेटाइल इंडेक्स, पल्सेटिलिटी इंडेक्स, एंड दिस वन इज रेजिस्टेंस इंडेक्स। What is S/D ratio? S/D ratio is systolic, मतलब peak systolic volume divided by end diastolic volume। जब हमारा क्या कहते हैं PI और RI रेशियो इंक्रीज होएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि हाई रेजिस्टेंस है। अब जब हमारा कोई भी रेजिस्टेंस होएगा तो ऑब्वियसली डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारी कम होएगी, तो S/D रेशियो यानी कि डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारी कम होएगी, तो ये कम होएगी तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा PI, RI और S/D रेशियो कम होती है तब हमारी कोई रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत है, कोई इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, इस टाइप से। अब इनके फॉर्मूले होते हैं, PI को निकालने का फॉर्मूला होता है PSV माइनस EDV अपॉन में मीन वॉल्यूम, यानी कि पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अपॉन में मीन वॉल्यूम। फॉर्मूला होता है पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अपॉन में पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब हमारा जो ये यूटेराइन आर्टरी वाला है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं फीटल वेसल्स के बारे में। फीटल वेसल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिडल सेरिब्रल आर्टरी के बारे में। अब वही हमारा ये फीटस है, ये अम्बिलिकल आर्टरी, मतलब ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। इस शॉर्ट करो क्योंकि बाकी बच्चों का भी होना है, ठीक है। टाइम टू कंक्लूड, you have Okay. 1 minute more and you have to conclude your speech, ठीक है। तो शॉर्ट में Okay, बता दो ma'am. जो भी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी में क्या होता है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो हमें ब्रेन को सप्लाई करती है ब्लड को। जब वो ब्रेन को सप्लाई करेगी, अब हमें पता है कि हमारी जो रिस्ट, मतलब उसमें रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड प्रॉपरली इसके ऑर्गन्स के पास नहीं पहुंच, मतलब इसके पास नहीं पहुंच रहा, उसके पास ऑलरेडी कम ब्लड है। तो ऑलरेडी कम ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, और जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो ये क्या करेगा, इसको कंपनसेट करने के लिए ये ब्रेन को सप्लाई करेगा और बाकी ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसका ग्राफ इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या होएगा, पल्सेटिलिटी इंडेक्स और RI इंडेक्स इंक्रीज होएगा, ठीक है। दिस इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी। डक्टस विनोसस में क्या होता है, डक्टस विनोसस में अब ये जो है हमारे अम्बिलिकल वेन लेकर आएगी ब्लड को लीवर के पास। लीवर के पास होती है डक्टस विनोसस, एक वेन जिसके थ्रू इंफीरियर वीना कावा से हार्ट के पास जाती है ब्लड सप्लाई। अब हार्ट के पास ब्लड सप्लाई जाएगी, तो अगर इसी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हार्ट के पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। अम्बिलिकल वेन और डक्टस विनोसस में क्या होता है, RI और PI डिक्रीज ही होता है। Okay. Thank you, ma'am. Okay, Shalu, it's good and you did an awesome job. So thank you, Shalu, for sharing your views with us. More power to you. So everyone should congratulate Shalu and say more power to you, Shalu. Now we have Sujan. Where is Sujan? Good evening, everyone. My name is Sujan Memon. My college name is Gokul Ayurvedic College, Sipur, Gujarat. आज का मेरा टॉपिक है ANC इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर किसको बोलते हैं, जो सिस्टेमिक सुपरविजन है, एग्जामिनेशन एंड एडवाइस है जो प्रेग्नेंट वुमन को देते हैं 9 मंथ में, उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर
4 वीक का होता है, 4 वीक का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। और मतलब ये केयर बिफोर प्रेगनेंसी से स्टार्ट होती है और एंड होती है डिलीवरी और पोस्टपार्टम पीरियड तक वो एंड होती है। उसमें हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की और उसको एडवाइस करते हैं कि उसके मतलब कितना वेट होना चाहिए, क्या डाइट, क्या वो सब एडवाइस करते हैं। और उसमें उसकी हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री और उसकी फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री, वो सब लेते हैं। उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है कि मतलब अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको रूल आउट करने के लिए। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग है तो मतलब वो किस कॉज से हो रही है वो रूल आउट करने के लिए। फिर अगर मदर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, मूड स्विंग्स वगैरह, वो सब उसको एडवाइस करने के लिए कि इसमें ये सब ऐसे होगा। फैमिली प्लानिंग के लिए वो सब रूल आउट करने के लिए। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, सिंगल बेबी। उसका क्राइटेरिया है 2.5 kg का मतलब बेबी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, कोई मदर को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में केयर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले अगर कोई लेडी आई है वो अननोन है, उसको प्रेगनेंसी वो आई अपने पास, तो उसको मतलब हिस्ट्री लेंगे, उसका नेम है, एज, वो सब पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे। फिर उसके ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेंगे कि मतलब उसके मतलब मैरिड कितने टाइम से है ये वो। फिर मेंसेस हिस्ट्री में मतलब कब लास्ट मेंसेस कब आए थे, कितने दिन की साइकिल है, ये वो सब। फिर उसको मतलब यूपीटी करवाएंगे। अगर यूपीटी पॉजिटिव है तो वो मतलब प्रेगनेंसी है तो यूएसजी करवाने उसको यूएसजी करवाएंगे। उसमें जेस्टेशनल एज है कि मतलब एलएमपी के साथ उसकी जो जेस्टेशनल एज है वो होती है कि नहीं। फिर उसका मतलब अर्ली प्रेगनेंसी में है, कोई कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, वो सब रूल आउट उससे हो जाता है। फिर अगर कोई एक्यूरेट डेट है कि मतलब ये एक्यूरेट डेट है कि एलएमपी के हिसाब से जो लास्ट एलएमपी उसके हिसाब से डेट एक्यूरेट है कि नहीं, वो सब। फिर फीटस कितने मतलब कोई अगर सिंगल फीटस है, ट्विंस है, वो सब देखने के लिए। और अगर आती है पेशेंट तो वो सिम्टम्स के एमेनोरिया, नोजिया, एवर्जन ऑफ फूड, क्रैम्प्स है, वो सब सिम्टम्स लेके आएंगे। तो उनसे मतलब एमेनोरिया की हिस्ट्री लेंगे कि मतलब कब से है, लास्ट कब आए, कितने दिन की साइकिल है वो। फिर एक्सेसिव नोजिया या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई फीवर है या वो सब, वो कुछ वो उनको मतलब बताएंगे। फिर उसकी एग्जामिनेशन है कि जनरल एग्जामिनेशन में उसकी हाइट है, वेट है, बीएमआई, बिल्ट न्यूट्रिशन, वो पैलर है उसके, वो नेक देखेंगे तो उसको थायराइड या ऐसा कुछ कोई कॉम्प्लिकेशंस है। फिर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। फिर ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन में एब्डोमेन देखेंगे कि मतलब कितनी एज है, जो फंडस हाइट है वो कितनी है, वो सब। फिर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। और मतलब उसको फिर रूटीन जो ब्लड टेस्ट है, टेस्ट यूरिन टेस्ट है, एबीओ आरएच फैक्टर, वो सब टेस्ट के लिए बोलेंगे। और उसमें कोई मतलब ऐसे स्पेशल में एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो करवाने के लिए बोलेंगे। और उसको एडवाइस देंगे कि मतलब क्या डाइट लेना है क्या नहीं, वो और रेस्ट करना है, कोई हैवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना। और उसके मतलब ब्रेस्ट केयर करनी है, ये सब। उसका बाउल, यूरिन, वो सब कंप्लीट ऐसे होना चाहिए। और फर्स्ट वीक में ये सब हिस्ट्री वो सब लेंगे और उसको मतलब एडवाइस करेंगे फॉलिक एसिड 0.5 ml डेली। और पायरिडॉक्सिन वॉमिटिंग के लिए, वो ट्रीटमेंट के लिए यूज करने के लिए। थैंक यू मैम। Okay, Sujan, awesome. You speak so well, and I know कि it is the most difficult part to come on the camera and speak. ठीक है, and you all cracking this right now. And अभी जो कर रहे हो ना, इसका इफेक्ट तुम लोगों को थोड़े दिन बाद दिखेगा कि what you have changed in yourself. So it's awesome. Thank you, Sujan, for sharing your views with us. More next we have कौन है भाई, एस वाले आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी हैव आर, अच्छा रश्मि तो न्यू है आई थिंक।
Pinky and Parul. Parul आएगी पहले. Parul. So we have Parul now. Let's come on camera. Good evening, ma'am. Good evening, Parul. मैं पारुल MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कानपुर कलाम सोनीपत से, और अभी मैं जज्जर से ज्वाइन कर रही हूँ, और मेरा टॉपिक था ANC इन सेकेंड ट्राइमेस्टर. ANC बेसिकली 12 to 24 वीक्स की होती है, और जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं. उसमें नेम, एज, एड्रेस, ग्रेविडा, पैरिटी और ऑक्यूपेशन, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, पीरियड ऑफ गेस्टेशन, कंप्लेंट्स, ये सब देखते हैं. फिर प्रेजेंट इलनेस देखते हैं. प्रेजेंट इलनेस में हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं. सिम्टम्स में वोमिटिंग, नोजिया, एमेनोरिया, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सही थे, लेकिन फिर कुछ न्यू सिम्टम्स आ गए, जैसे क्विकनिंग जो कि 18th वीक के अराउंड फील होती है, और उसके बाद फिर प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन, और कुछ एनी सिम्टम्स ऑफ यूरिन इन्फेक्शंस, ये सब भी दिखाई देते हैं. और ये सब होने के बाद फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं. एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन जो हम हर बार करते हैं वो है बीपी, मैटरनल वेट, पैलर और एडिमा. इसके बाद फिर रूटीन एग्जामिनेशन होते हैं कुछ, जो कि ये भी हर बार ही होते हैं, जैसे यूरिन और ब्लड. यूरिन में एल्ब्यूमिन, प्रोटीन और शुगर, ये वाले होते हैं. और ब्लड में HB, CBC, ABO, RH ग्रुपिंग, ग्लूकोज, VDRL और सीरोलॉजी स्क्रीनिंग और TSH, ये सब कराते हैं. फिर कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं. 11 to 13 वीक्स में लेवल 1 स्कैन, NT-NB टेस्ट, जो कि डाउन सिंड्रोम और क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी के लिए चेक कराते हैं. और डबल मार्कर भी इसमें कराते हैं 11 to 13 वीक्स में, जिसमें प्रीबिटाइड और PEP-A कराते हैं. उसके बाद हम कराते हैं 16 to 18 वीक्स पे टीफा स्कैन, टारगेटिंग इमेजिंग फॉर फीटल एनॉर्मली. उसके बाद 11 to 22 वीक्स पे ट्रिपल और क्वाड्रपल मार्कर कराते हैं, ये भी क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी के लिए और इनके लिए कराते हैं. और फॉर GCT आफ्टर 20 वीक्स, GCT, BP और एपिलेप्सी, इनके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो फिर इनके लिए टेस्ट कराते हैं. और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं और पाल्पेशन. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम एनलार्जमेंट देखते हैं और प्रेगनेंसी मार्क्स और सर्जिकल स्कार्स देखते हैं. और पाल्पेशन में फीटल मूवमेंट्स पाल्पेट करके देखते हैं और फीटल पार्ट्स. ऑस्कल्टेशन में फीटल हार्ट की साउंड ऑस्कल्टेट करके देखते हैं. उसके बाद 24 to 26 वीक्स में कार्डियक प्रॉब्लम अगर प्रीवियस चाइल्ड में होते हैं, तो 24 to 26 वीक में फीटल इको कराते हैं. और लास्ट USG कलर डॉपलर कराते हैं. और एडवाइस सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करते हैं? आयरन 100 mg विद 1.5 mg फोलिक एसिड, और कैल्शियम 1 ग्राम पर डे, और प्रोटीन पाउडर, और इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड का 0.5 ml पर एम, ये देते हैं हम 20 to 24 वीक्स में इसकी फर्स्ट डोज. और आफ्टर 6 मंथ्स में इसकी सेकंड डोज देते हैं. थैंक यू. Good, Parul. You covered so well. So we all love your performance. Thank you for sharing your views, and more power to you. Okay, now we have next. कौन है? Pinky. Now, Pinky. Good evening, ma'am. My name is Pinky Yadav. College Sri Sai Ayurvedic, Aligarh, और जॉइंट सिटी आगरा. और टॉपिक है एंटीनेटल थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसमें कि हम लोग साइन सिम्टम्स देखते हैं कि एमनोरिया है या एब्डोमेन के एनलार्जमेंट कितना है. लाइटनिंग, इसमें जो साइन आता है वो लाइटनिंग आता है. और फ्रीक्वेंसी और मैचुरेशन की देखते हैं. फिर फीटल मूवमेंट देखते हैं कि कितना फीटल मूवमेंट है, क्या है, क्या नहीं है. फिर इसके साइन, ये तो सारे होते हैं सिम्टम्स, और इसके साइन देखते हैं. साइन में क्या क्या दिखते हैं? यूट्राइन शेप देखेंगे, उसका शेप में क्या है, कलर स्पाइकल है या फिर सिलेंड्रिकल है, ये सारी उसकी शेप देखते हैं. फिर प्रोटीन
चेंजिंग में देखते हैं उसकी मूवमेंट, मतलब कितना इंगेज है, मतलब कितना साइज बढ़ा है या कितना नहीं बढ़ा है। फिर उसकी देखते हैं फंडल हाइट। फंडल हाइट कैसे मतलब मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे मतलब फंडल हाइट में ये है कि जो प्यूबिक बोन होती है, प्यूबिक बोन से लाइक प्यूबिक बोन से टॉप ऑफ यूट्रस, यूट्रस के टॉप से प्यूबिक बोन से उसकी हाइट नापते हैं कि कितनी हाइट है, कितनी सेंटीमीटर है, इससे हाइट पता चलती है। फिर उसके बाद में FSH करते हैं। फिर उसके बाद में फीटल मूवमेंट देखते हैं, इससे पाल्पेशन करके देखते हैं, इससे फीटल पार्ट मतलब कौन से पार्ट में है, कौन सा क्या मतलब कंडीशन है, इससे पाल्पेशन करके देखते हैं। उसके बाद में इसका कराते हैं, इसके में अंदर देख मतलब पहले आती है, ये होता है 29 से 40 वीक्स के अराउंड, मतलब जो लास्ट टाइमेस्टर बोलते हैं, थर्ड टाइमेस्टर को लास्ट टाइमेस्टर होता है। और इसमें क्या है कि इसमें गैस्ट्रिक पेन मतलब तो नहीं हो रहा, विजन तो नहीं हो रहा, हेडेक तो नहीं हो रहा, इलनेस वगैरह मतलब पहले हायर इलनेस तो नहीं है, कोई फीवर तो नहीं है, ब्लीडिंग वगैरह पर बजाय ब्लीडिंग तो नहीं हो रही कोई, ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं। उसके बाद में उसके सर्जिकल में पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं रही है, सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं रही है, पास्ट की सारी हिस्ट्री उसको पता करते हैं, पहले उसकी पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं कि मतलब कितना मतलब तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया है, या फिर मतलब तुम्हारी लास्ट पीरियड कितना आया था, कितने टाइम पहले था, ये सारी हम पास उसकी हिस्ट्री को पता कर लेते हैं। उसके मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है, मतलब बीमार मतलब पहले से कोई हाइपर टेंशन है या उसका ब्लड फ्लो तो नहीं रहा है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। फिर मैचुरेशन हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर मेडिकल फैमिली हिस्ट्री देख लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है कि जो कि अब मतलब उसमें आ जाए। फिर पर्सनल हाइजीन मतलब उसको हाइजीन को मेंटेन पर्सनल हिस्ट्री लिख लेते हैं पहले तो सारा। फिर है उसके बाद में क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं, ब्लड देखते हैं, मैटरनल हाइट देखते हैं उसकी, फिर उसके MRI वो BMI देखते हैं उसकी, प्रेगनेंसी में कितनी केजी का वेट है, मतलब वेट कितने केजी का है, कितना नहीं है, बेबी का या मदर का, दोनों का सही है या नहीं है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। फिर उसके यूक्रेशन देख लेते हैं, पाल्पेशन करके देखते हैं, एनीमा देख लेते हैं, पल्स और BP, ये सारी टेम्परेचर वगैरह मॉनिटरिंग कर लेते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। फिर उसके बाद में सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन देखते हैं, उसमें CVS और रेस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब पूरा चेक लेते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन में क्या है, एब्डोमेन में देखते हैं पाल्पेशन करके और बजाने इंस्टीट्यूट करके देखते हैं। उसके बाद बी मैनुअल में क्या देखते हैं कि 2 फिंगर्स मतलब एक इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को दोनों को PV करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है, उसकी हेड बाहर आया है या नहीं आया, ये सारी हिस्ट्री उसकी देख लेते हैं। उसके बाद में साइज और शेप का पता चल जाता है, साइज शेप पोजीशन मतलब वो करके इनसे पता चल जाता है कि कौन से उससे है कौन सा नहीं है, केस लास्ट तो नहीं चल रहा है। फिर रूटीन चेकअप कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कराते हैं ब्लड का, यूरिन का, 2 रूटीन चेकअप में आते हैं क्योंकि ब्लड में है HP देख लेते हैं, HP ABO और RH नेगेटिव मतलब उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव तो नहीं है, अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो एंटीडी का इंजेक्शन वैक्सीन लगाते हैं पहले उसके। फिर उसके बाद में देखते हैं वीडियाल मतलब कराते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग देख लेते हैं पूरा, फिर यूरिन से है प्रोटीन और शुगर वगैरह चेक कर लेते हैं, पल्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो साइकिल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं और ट्रिपल टेस्ट, साइक्लिक टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी, और ये सारी चीजें पहले से करा के रख लेते हैं कि क्या उसकी पोजीशन है क्या नहीं है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। फिर बजाना ब्लीडिंग मतलब उसकी बजाना ब्लीडिंग देखते हैं कि कहीं उसमें लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं पस वगैरह मतलब उसमें वो चीज तो नहीं आ रही है, बजाना ब्लीडिंग ज्यादा तो नहीं हो रही है, एब्डोमेन पेन में अगर हो रहा होता है डिस्टेंसिंग तो नहीं हो रही है, हेड वगैरह, ये सारी चीजें देख लेते हैं। फिर फ्लूइड लॉस तो नहीं हो गया है ज्यादा, एमनियोटिक फ्लूइड लॉस वगैरह तो नहीं हो गया है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। फिर उसमें जो लास्ट क्या होता है कि जो 40 मतलब साइन आता है कि इसमें मतलब वो भी लास्ट में देखते हैं वो करके कि कहीं हेड बाहर की साइड तो नहीं है, इसे मतलब वो तो नहीं हो रहा है कि मतलब निकलने के लिए एक्सरसाइज कराने के लिए बोलते हैं। इसमें एक्सरसाइज कौन सी बोलते हैं, डक एक्सरसाइज, डक डक करके एक्सरसाइज होती है, और एक मतलब नीचे बैठाल के देखते हैं, डक की एक्सरसाइज कराते हैं जिससे इजीली मतलब पास आउट हो बेबी आराम से आ जाए नीचे, हेड एंगेज कर जाए। उसके बाद में एंटीनेटल केयर में क्या है, रेस्ट कराएंगे, स्लीप वगैरह प्रॉपर बताएंगे कि स्लीप इतने घंटे की 8 घंटे की तुम्हें नींद लेनी है, रेस्ट करना है।
और फिजिकल एक्टिविटीज करती रहनी है। और ये उनको मतलब वो होने से पहले लास्ट ट्राइमेस्टर में ये सारी चीजें बोलेंगे। और लास्ट ट्राइमेस्टर में ये चीजें हैं कि लास्ट के 6 वीक इंटरकोर्स फिजिकल इंटरकोर्स करने के लिए मना कर देते हैं। और फर्स्ट के 6 वीक और लास्ट के 6 वीक इन दोनों के जो होता है इन दोनों में इंटरकोर्स करने के लिए मना कर देते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद में उसकी वोवल हेबिट देखते हैं। फिर बाथिंग डेली बाथिंग करने के लिए बोलते हैं। क्लोथिंग जो होता है वो बहुत सैनिटाइज वगैरह होने चाहिए, क्लीनिक होनी चाहिए, ब्रेस्ट केयर होनी चाहिए, ये सारी चीजें देख लेते हैं। फिर फिजिकल उसके बाद में क्या है कि अवॉइड ट्रेवल जो है ट्रेवल करने के लिए मना करते हैं कि बाहर ट्रेवल नहीं कराना है। और मतलब लास्ट के वीक में तो बिल्कुल नहीं कराना है, लास्ट के पर मंथ में बिल्कुल नहीं, और स्टार्टिंग के नहीं कराना है कि इनमें एक्टिविटीज मतलब बाहर कराने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद में है कि इम्यूनाइजेशन का जो टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है वो लगाया जाता है 0.5 ml का उसके वीक में 11 से 16 वीक में मतलब लगाते हैं। और सेकेंड डोज होती है जो 20 से 24 वीक्स में लगाई जाती है। उसके बाद में ट्रीटमेंट के लिए उसको बोलते हैं आयरन फॉलिक एसिड इंजेक्शन, एंटी-डी का वो पता है उसमें अगर RH नेगेटिव होता है तो एंटी-डी का इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जो कि 300 PG ऐसे लगाते हैं। उसके बाद प्रॉपर इसके डाइट के लिए बोलते हैं जो कि कैलोरी प्रोटीन आराम से मतलब प्रॉपर लेना चाहिए, मिनरल विटामिन आराम से उसे देना चाहिए। तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। Good, Pinky, you covered so well each and every point, and thank you for sharing your views. More power to you. Now we have next कौन है? पारुल, पिंकी हो गए. Now we have Nagma. Nagma. Everyone should say more power to you. Okay. Good First evening, time ma'am. I'm meeting. Thank you. Good evening, ma'am and doctor. Myself, Dr. Nagma from Meerut, my college, Jamia Siddiya Medical College, Devon. Ma'am, voice clear? Perfect. आज मेरा टॉपिक है NT-MB स्कैन एंड डबल मार्कर टेस्ट। ये टेस्ट प्रेगनेंसी के 11 to 14 वीक में कराते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए। पहले हम NT-MB स्कैन के बारे में जानते हैं। यह म्यूचुअल ट्रांसलेशनसी एंड नेसल बोन टेस्ट होता है। यह एक स्क्रीनिंग मेथड होता है, ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है, ये अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू किया जाता है। NT में बेसिकली हम एक फ्लूइड फिल्ड स्टेज की स्टडी करते हैं जो फिटल की नेक में फिटल स्किन एंड अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू के बीच प्रेजेंट होती है। और NB में हम नेजल बोन का मेजरिंग करते हैं। इसके मेजरमेंट की बात करें तो NT 3 mm के इक्वल या बड़ा होता है और NB 3 mm के इक्वल या छोटा होता है तो एबनॉर्मल माना जाता है। इसकी एबनॉर्मेलिटी हमें ट्राइसोमी 21 को शो कराती है जिसे डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं। ट्राइसोमी 21 पेयर क्रोमोसोमल पेयर की एबनॉर्मेलिटी को शो करता है। सेकंड इज डबल मार्कर टेस्ट। बेसिकली यह एक हार्मोनल टेस्ट होता है जो मदर के ब्लड से किया जाता है। डबल मार्कर टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट आते हैं, प्री बीटा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, PAP-A प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। अगर प्री बीटा HCG इंक्रीज हो रहा है और PAP-A डिक्रीज हो रहा है तो ये भी ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम को शो करता है। इस टेस्ट को कराने से पहले हमें माइंड में कुछ बातें याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, NT-MB स्कैन और डबल मार्कर एक साथ रिकमेंड करना चाहिए। सेकंड, NT-MB स्कैन 11 to 14 वीक के बीच कराना चाहिए बिकॉज 11 to 14 वीक के बीच नेक की थिकनेस ट्रांसल्यूसेंट होती है जिससे इसकी मेजरमेंट आसानी से की जा सकती है। और 11th वीक से पहले यह डेवलप नहीं होती है और 15 वीक के बाद यह थिकनेस की साइड आ जाए, ट्रांसल्यूसेंट नहीं रहती है, इसलिए मेजरमेंट नहीं हो पाती है। दोनों टेस्ट कराने में मैक्सिमम 1 डे का गैप करा जा सकता है बिकॉज दोनों की रिपोर्ट को कोरिलेट करके ही हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। जैसे अगर आपका HCG हाई है और PAP-A लो जा रहा है लेकिन NT इंक्रीज है तो ये ट्राइसोमी 21 को डिटेक्ट करता है।
वहीं आपका एसटीजी और पैपे लो जा रहा है, एंटी इंक्रीज जा रहा है, तो ये ट्राइसोमी 18 को डिटेक्ट करता है। और अगर आपका एसटीजी और पैपे वेरी लो है और एंटी इंक्रीज जा रहा है, तो यह बताते हैं कि 24 वीक से पहले ही मिसकैरेज हो जाएगा। और अगर एसटीजी और पैपे नॉर्मल है, एंटी इंक्रीज हो रहा है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज को की पॉसिबिलिटी को शो करता है। मैम थैंक यू। Good, Nagma. You did so well and covered each and every point. So thank you for sharing your views. Welcome and practice more and more about the cameras. Okay. Okay, more power to you. Now we have, I think, Mansi. Mansi. Welcome, Mansi. Come on board. Good evening, everyone. Thank you, ma'am. Myself Mansi, and I'm studying in MSM Institute of Sonipat, Haryana, and right now I'm in Aligarh, UP. And so my topic is taking at first visit. Ma'am, सुनाई दे रहा है? Okay. So how we can take the obstructive history? First, we ask the patient about patient's particulars, that is name, age, address, occupation, husband's name, husband's occupation, duration of marriage. मैम हस्बैंड की ऑक्यूपेशन में उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए इन सब चीज़ों के लिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कर सकें. एंड देन वी गो टू द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, दैट इज एमिनोरिया. वो चीफ रहेगा प्रेगनेंसी में. And then history of past, history of present illness. That is in first trimester, I will ask about the early signs of pregnancy. That is nausea and vomiting. And then we ask the patient about that. मतलब वो कहेगी कि उनको frequency of maturation ज़्यादा हो रहा है, जो कि सबसाइड हो जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद और दोबारा से होने लगेगा थर्ड ट्राइमेस्टर पे. एंड देन शी कंप्लेन्स अबाउट डिस्कम्फर्ट एंड फटीग. इन सब चीज ये सब वो बताइए आप करके. हम वो कर देंगे. जैसे हम नेगेटिव हिस्ट्री हम ये ले लेंगे कि अगर उसको फीवर और रैशेस है और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो उसे एक्सरे एक्सपोजर नहीं होगा. एक्सरे एक्सपोजर के लिए हार्मफुल रहेगा. फिर उसे कहेंगे कि कोई भी एक्सरे वगैरह. सेकेंड ट्राइमेस्टर में हिस्ट्री आएगी कि क्विकनिंग साइंस, मतलब फीटल मूवमेंट्स होंगी जो कि फिफ्थ मंथ पे प्रोमिनेंट हो जाती है. एंड मूवमेंट्स ऑफ द फीटस व्हिच इज फेल्ट बाय द मदर एंड प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस एंड हिस्ट्री ऑफ टिटनेस टॉक्सोइडाइजेशन, जो कि 2 इंजेक्शन लगेंगे इन सेकेंड ट्राइमेस्टर. नेगेटिव हिस्ट्री सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रहेगी कि मैम कोई ट्रॉमा नहीं होना चाहिए फीटस को, अगर को कोई कहीं से गिरनी वगैरह. नेटवर्क इशू था. हाँ मैम. और ब्लीडिंग पर वजाइना नहीं होनी चाहिए. मतलब अगर ब्लीडिंग पर वजाइना हो रही है तो हम या कोई अबॉर्शन में मिसकैरेज तो नहीं हुआ है इस टाइप से. और इन थर्ड विल आस्क द मैच्योरेशन जो कि बढ़ जाएगा, क्योंकि जो यूट्रस का साइज है वो बढ़ रहा है, जो कि प्रेशर डाल रहा है ब्लैडर पे. एंड फीटल मूवमेंट परमानेंट हो जाएंगी. और आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जो कि रेगुलर बेसिस पेशेंट को लेनी होंगी प्रेग्नेंट वुमेन को एटलीस्ट फॉर 100 days. About the patient's gravida and parity. And gravida is number of conceptions, and parity is the crossing the viability period, that is 20 weeks. And then we'll go to the history about the history about live children and previous abortions. और उसके बाद मैम हम जो लेडी है हमसे पूछ सकते हैं कि जो आपका जो पिछला जो बच्चा था उसका मतलब सेक्स क्या था, वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था या सी सेक्शन था,
या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आए थे डिलीवरी के टाइम पे, और उसका मतलब प्रेगनेंसी के बाद इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या था, ब्रेस्ट फीडिंग स्टेटस क्या है, अगर मदर का मतलब जिस टाइम पे वो प्रेग्नेंट है उस टाइम पे वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड तो नहीं कर रही है अगर वो बच्चा छोटा है, और जब उसका जो पिछला बच्चा था वो मतलब तुरंत क्राई किया था या नहीं, और अगर कोई अबॉर्शन हुआ है तो वो उसका ड्यूरेशन क्या है, वो कितने टाइम पहले हुआ था। एंड देन गो टू द मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, विल आस्क मैम पीडीडी, उसके बाद पास्ट हिस्ट्री में हम पूछ लेंगे पेशेंट से कि उसको कोई डायबिटीज मेलाइटिस या कोई हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस या यूटीआई या कुछ ये तो नहीं है, या उसका कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ था पिछली प्रेगनेंसी के टाइम पे। एंड देन विल गो टू द पर्सनल हिस्ट्री, उसमें हम पूछेंगे कि उसे कोई एडिक्शंस वगैरह, उससे स्मोकिंग अल्कोहल तो नहीं है, या एपेटाइट उसकी नॉर्मल है या नहीं, और बोबल मूवमेंट्स नॉर्मल है या नहीं, और स्लीप जो है उसकी एडिक्वेट है या नहीं। एंड देन लास्ट अबाउट हर फैमिली हिस्ट्री कि उसमें कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस उनकी फैमिली में रहा तो नहीं है, उनके मदर फादर को या किसी भाई बहन को। और अगर हम ये भी पूछ सकते हैं कि उनको मतलब जैसे जो पेशेंट है उनकी मदर को प्रीवियस अबॉर्शन तो नहीं हुआ है, या कुछ उनका मतलब पेशेंट मैम नेटवर्क इशू बहुत है, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं मानसी, आई कैन गेट योर पॉइंट्स, so thank you Mansi for sharing your views and you shared so well, more power to you. नेटवर्क इशू बहुत है मैम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट कौन है, गजाला। नाउ वी हैव गजाला। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैम वॉइस क्लियर है? यस। ओके मैम, माई सेल्फ फजाना खान, आई एम द स्टूडेंट ऑफ द बीओएमएस फाइनल प्रॉफ देवबंद सहारनपुर। माय टॉपिक इज माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। मैम इसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करूँ। फर्स्टली हम लेते हैं एंकल एडिमा। इसमें है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो मतलब मतलब कलेक्ट हो जाता है, और यूट्रस का जो होता है वो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे मतलब हमारी बॉडी में जो है वो थोड़ा थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप से दिखने लगती है, जिसे हम एडिमा बोलते हैं। और ये जो है हमारे बॉडी के कुछ मतलब बहुत से पार्ट्स पर हो सकते हैं, जैसे कि फीट है, एंकल है, या मतलब हमारे हैंड्स हैं, फेस पर दिखाई देती है, जिससे हम अगर एंकल पर दिखाई जिससे बोलते हैं एंकल एडिमा। इसको हम जानते हैं कि ये जो है ज्यादा मतलब हार्मफुल नहीं होता है, और इसमें कोई भी ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता, क्योंकि ये ज्यादा हमारे लिए मतलब ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, इसलिए इसको ये क्या होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ज्यादा सीवियर हो सकता है, और फिजियोलॉजिकल एडिमा होता है, ये हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, तो किसी भी खास मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, और इसमें क्या होता है कि डायूरेटिक्स भी नहीं देनी चाहिए। सेकेंडली हम क्या लेते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर काफी टाइप के डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन कुछ डिस्चार्ज कभी कभी क्या होता है कुछ इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से कुछ डिस्चार्ज होते हैं, जिसमें हमें एक एडवाइस देनी चाहिए कि अपने जो लोकल एरिया है इसको मतलब क्लीन रखना चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ एनी इन्फेक्शन जैसे कि हम देखते हैं ट्राइकोमोनास है, कैंडिडा है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस है, इसमें क्या होता है कि इसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। ट्रीटमेंट की जगह मतलब हम कोई भी मेडिसिन अच्छी दे सकते हैं, जैसे कि है मेट्रोनिडाजोल है, और दूसरी है माइकोनाजोल।
इस टाइप की हम ट्रीटमेंट देख सकते हैं, इसको इन्फेक्शन को सही कर सकते हैं। थर्ड, हम देखते हैं कि एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी, वैसे तो हमें यही बोला जाता है ना कि हम जो है किसी भी एक मतलब अपने वैसे भी डेली रूटीन में हमें अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम पे क्या होता है कि एक लाइट मतलब हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, करनी चाहिए, जिससे कि हमें मतलब थोड़ी आराम भी मिलती है, आराम भी मिल सकती है। क्या होता है कि उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए, पर डे में हमें मतलब 30 मिनट का टाइम देना चाहिए अपनी एक्सरसाइज के लिए, और इसको अपने डेली एक्टिविटीज में इंक्लूड करना चाहिए। अगर अगर हमें एक्सरसाइज करते टाइम ऐसा फील होता है जैसे कि सांस लेने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही या थकान लग रही या चक्कर आ रहा है अगर एक्सरसाइज के टाइम पे, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसके लिए हमें एक कूल एटमॉस्फेयर मतलब एक कूल सा प्लेस हो और अच्छा एटमॉस्फेयर को चुना। ज्यादातर जो है देखा जाता है कि सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज करना ज्यादा बेस्ट रहता। और अब हम देखते हैं कि एंटीनेटल केयर एंड काउंसलिंग क्या है, इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मतलब किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको रूल आउट कैसे, इसका एम क्या है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है उसको रूल आउट करना, उसका ट्रीटमेंट करना या उसका जो उसको प्रिवेंट करना, ये जो है इसका एम होता है। और जैसे कि कोई मदर है अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसमें, जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, प्री क्लैम्शिया, उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या आता है कि प्री क्लैम्शिया है, या जैसे कि डायबिटीज है उसको, या एनीमिक है, या हाइपरटेंशन है, या ट्विन प्रेगनेंसी है, इस टाइप से उसको रूल आउट करा जाए, उसको बताया जाए ताकि उसको डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या दिक्कत का मतलब उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने वाली है। और इसका ऑब्जेक्टिव होगा हमारा कि इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उसको मतलब अच्छी से उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा बेबी डिलीवर हो, एक अच्छी हेल्दी मतलब बेबी डिलीवर हो, और माँ की जो मतलब मदर की जो हेल्थ है वो भी एक गुड हो, इसलिए उसको जो है एजुकेट करते हैं। थैंक यू। Good, Ghazala. Thank you for sharing your views, and you represent so well. Thank you. So more power to you. Now we have next is Afsana. चलो अफसाना, लास्ट में आ गए अब तुम। गुड इवनिंग मैम। मैम आपकी आवाज नहीं। गुड इवनिंग मैम मेरा कॉलेज है श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इन फरक्काबाद। मैं अभी अपने घर से ज्वाइन कर रही हूँ इटाफा से, और मैम मेरा टॉपिक है एग्जामिनेशन इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर। मैम सबसे पहले अगर कोई लेडीज हमारे पास आती है और उसको पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, लेकिन वो एमनोरिया की प्रॉब्लम लेकर हमारे पास आती है, तो फिर जब वो एमनोरिया की प्रॉब्लम लेकर हमारे पास आएगी तो सबसे पहले हमारे माइंड में जाना चाहिए एट रिप्रोडक्टिव स्टेज में कि शायद ये प्रेग्नेंट हो सकती है। तो हम उससे पूछेंगे और वो खुद भी बताएगी क्या मॉर्निंग सिकनेस है, मैं पूछूंगी भी उससे और वो बताएगी भी हाँ मैम है, मॉर्निंग सिकनेस है, नोजिया फीलिंग हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, और उसको बार बार मिक्सचुरेशन हो रहा होगा मैम, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, ये सब वो बताएगी भी। इसके अलावा हम उसके ब्रेस्ट चेंजेस देखेंगे, मोर पिगमेंटेशन एरोला पर हो रहा होगा, सेकेंडरी एरोला डेवलपमेंट हो रहा होगा मैम, और पर एब्डोमेन पर हम चेक करेंगे चेक तो मैम सुप्रा प्यूबिक बल्ज मिलेगा हमको, है ना मैम। और पेल्विक चेंजेस हम देखेंगे, वेजाइना में चैडविक साइन और जैकनियर साइन मिलेंगे, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना मिलेगा मैम, और सर्विक्स में मैम गोडल साइंस देखने को मिलेंगे मैम, यूट्रस में पिस्केक्स साइन देखने को मिलेंगे, कहीं यूट्रस हार्ड होगा कहीं यूट्रस सॉफ्ट होगा, ये हैगार साइन देखने को मिलेंगे, यूट्राइन साइन देखने को मिलेंगे मैम। ये सब अर्ली प्रेगनेंसी में भी हो जाएगा और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो जाएगा, और ये उसको पता नहीं था इसलिए मैंने ये चेक कर लिया। उसके अलावा हम यूपीटी करवा लेंगे, कंफर्म हो जाएगी कि वो प्रेग्नेंट ही है। ये सारे साइंस मिलेंगे तब। इसके अलावा मैम जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई लेडीज हमारे पास आएगी तो हम उससे पूछेंगे और वो खुद भी बताएगी। जैसे हम उससे पूछेंगे एक्सेसिव नोजिया या वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तो वो बताएगी हाँ ऐसा हो रहा है, तो मैम मोलर डिजीज हो सकती है जिससे सीडो प्रेगनेंसी बोलते हैं, इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है पर प्रेगनेंसी के जैसे सिम्टम्स फील होते हैं लेडीज को। ब्लीडिंग पर बेजाना तो नहीं है, ये हम चेक करेंगे, उससे भी पूछेंगे। यस मैम।
मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आप क्लियर है, वो 1 सेकंड के लिए ग्लिच हुआ। वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है उसके, अगर वायरल इन्फेक्शन मैम होगा तो उसका बेबी पे डायरेक्ट इफेक्ट, फीटस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा उसको। उससे पूछेंगे कोई ड्रग तो नहीं ले रही है, क्योंकि अगर कोई ड्रग गलत ले रही होगी तो उसको टेरोटोजेनिक हो सकता है, हाथ पैर में डिफेक्ट हो आ सकता है फीटस में। उससे पूछेंगे फॉलिक एसिड ले रही है कि नहीं, अगर नहीं ले रही होगी तो उसको इनटेक करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे। उससे पूछेंगे ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी है या कोई मेडिसिन लेके प्रेगनेंसी हुई है। वो अगर मेडिसिन लेके प्रेग्नेंट हुई है तो ये हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, तो हम उसको एक्स्ट्रा सुपरविजन में रख के उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके अलावा मैम साइज ऑफ द यूट्रस देखेंगे, फंडल हाइट चेक करके देखेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी मैम, है ना। इसके अलावा हम मैम मैटरनल वेट गेन देखेंगे। मैटरनल वेट गेन हम मैम उसका ऑलवेज चेक करेंगे, एवरी उसमें सबसे पहले विल्ट देख लेंगे उसकी मैम, ओवेस तो नहीं है, ओवेस होगी तो हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, ये हम माइंड में रख के चलेंगे। उसको एवरेज है तो कोई बात नहीं है, थिन तो नहीं है, अंडरवेट तो नहीं है मैम। इसके अलावा मैम वेट हम लोग हमेशा उसका चेक करेंगे, एक बार ही चेक नहीं करेंगे। अगर मैम एक बार चेक करेंगे तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि वो अंडरवेट है या ओवरवेट है। एवरी टाइम हम उसका चेक करेंगे तो हमें एबनॉर्मेलिटी का पता चल जाएगा कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, इसलिए वो अंडरवेट या ओवरवेट हो रही है। इसके लिए मैम हर ट्राइमेस्टर में अकॉर्डिंग टू बीएमआई फिक्स रहता है कि इतना वेट हो सकता है। जैसे कि मैम बीएमआई मैम बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो बॉडी वेट डिवाइडेड बाय हाइट होता है, उसके अकॉर्डिंग हर किसी का अलग अलग वेट आता है। तो मैम नॉर्मल जो होता है वो 20 to 26 होता है बीएमआई, उसके अकॉर्डिंग उसका वेट 11 से 16 kg बढ़ना चाहिए फर्स्ट टाइम वो टोटल ट्राइमेस्टर में। और ओवेस वुमेन है तो मैम बीएमआई उसका निकल के आएगा 30 से मोर देन 30 निकल के आएगा। तो हमको उसकी डाइट पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और उसका सिर्फ 7 kg तक ही हम वेट बढ़ाएंगे। और अंडर वेट है मैम तो फिर उसको बीएमआई लेस देन 19 आएगा, देन हम उसको 18 kg तक उसका वेट बढ़ा सकते हैं मैम। तो मैम इसके वेट हम जब चेक करेंगे तो रैपिड गेन वेट आएगा मैम, जो 0.5 kg पर वीक होगा और मोर देन 2 kg पर मंथ होगा। तो इसके लिए हमारे माइंड में जा सकता है कि ये प्री एक्लेम्सिया की पेशेंट हो सकती है। इसके लिए इसको हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्स्ट्रा सुपरविजन की जरूरत पड़ सकती है मैम। इसके अलावा मैम स्टेशनरी है वेट उसका और वेट गिर रहा है उसका, तो मैम वेट गिर रहा है तो मे भी हो सकता है कि ये IUGR की पेशेंट, तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो रही हो मैम, इसीलिए वेट लॉस हो रहा है उसका, ये हम चेक कर लेंगे मैम। इसका फर्क क्या पड़ेगा, ओबेस वुमेन है उसका फर्क क्या पड़ेगा प्रेगनेंसी पे मैम, डिस्पीनिया की उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है मैम, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकता है मैम, हाइपरटेंशन हो सकता है मैम, प्री एक्लेम्सिया और गेस्टेशनल डायबिटीज तो उसको हो ही सकता है, मोर प्रोबेबली है हो सकता है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन जो होगी फीटस की वो देखने में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी थोड़ा, और मैम जो FHA सुनने में भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी मैम। इसके अलावा मैम फीटल पर फर्क पड़ेगा प्रेगनेंसी में कि फीटल मैक्रोसोमिया हो सकता है। फीटल मैक्रोसोमिया मैम ये होता है कि उसमें 4 से 4.5 kg तक वेट बढ़ जाता है बेबी का। तो होता क्या है मैम, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मैम, है ना। तो हम उसको सिजेरियन के लिए सजेस्ट कर सकते हैं आफ्टर 36 वीक के बाद, है ना। उसके अलावा मैम अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबिलिटी है उसकी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो मैम हम ये माइंड में रखेंगे कि इसको शोल्डर डिस्टोशिया ना हो जाए, इसलिए हम उसको ध्यान में रखकर उसकी डिलीवरी कराएंगे मैम। इसके अलावा मैम फीटल एनोमली हो सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में मैम क्या होता है, न्यूरल ट्यूब जो होता है वो स्पाइन और ब्रेन फॉर्म करता है, तो एनसेफेली हो सकता है मैम, ब्रेन डिफेक्ट और स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट, स्पाइन बाइफिडा हो सकता है, ये फीटस में हो गए मैम। इसके अलावा मैम डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी वेट बढ़ता जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा वेन पर, जो सबसे ज्यादा प्रेशर पेल्विक वेन और लेग की वेन पर पड़ेगा, जिसके कारण ब्लड क्लॉट होने का रिस्क रहेगा मैम। इसके लिए मैम हम क्या करेंगे, हेपेरिन प्रोफाइलैक्सिस का
उसको देंगे, हेपेरिन प्रोफाइलैक्सिस उसको देंगे। देन मैम सेकंड ट्राइमेस्टर में ये मैं वेट के बारे में मैंने बताया, जो एवरी उस पे कराएंगे ही कराएंगे। और इसके अलावा हम सेकंड ट्राइमेस्टर में आएंगे, उसमें हम पूछेंगे उससे कि बेबी क्विकनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बेबी मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको मेच्योरेशन अभी तक भी तो नहीं आ रही है, बार बार टॉयलेट तो नहीं आ रही है, क्योंकि इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेच्योरेशन होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो रहा है तो उसको मैम यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। देन मैम उसको उससे पूछेंगे टिटनेस इम्यूनाइजेशन उसने करवाया है कि नहीं करवाया, अगर नहीं करवाया है मैम तो उसको टिटनेस का इंजेक्शन वो टिटनेस के लिए सजेस्ट करेंगे। देन मैम कैल्शियम आयरन का भी इंटेक उसको करवाएंगे। और देन मैम FHS का भी हम लेने लगेंगे 20 वीक के बाद। अच्छे से सुनाई देता है तो हम 110 120 to 180 तक देखेंगे कि सही जा रहा है नहीं। इसके लिए मैम NST टेस्ट कराएंगे, जो फीटल हार्ट रेट और फीटल मूवमेंट को अच्छे से बता पाएगा। 20 मिनट का जो मैम ग्राफ है वो हम उसको देख लेंगे, दो एक्सीलरेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है, उसी अकॉर्डिंग उसको एडवाइस करेंगे। देन मैम हम आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैम क्या करेंगे कि हम उससे पूछेंगे हेडेक तो नहीं हो रहा है, ब्लड विजन तो नहीं जा रहा है, कोई हाई ग्रेड फीवर तो नहीं रह रहा है, एनी ब्लीडिंग पर वेजाइना तो नहीं हो रहा है। मे बी ब्लीडिंग पर वेजाइना है तो प्लेसेंटा प्रीविया मैम हो सकता है, इसके लिए हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। मैम कोई मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं है उसे उसे अगर मेडिकल सर्जिकल और एंटीनेटल चेकअप्स उसने पहले करवाया है कि नहीं करवाया है, अगर करवाया है तो पहले की रिपोर्ट्स देखेंगे। जब हम पहले की रिपोर्ट्स देखेंगे तो हम देखेंगे कोई उसने ड्रग तो नहीं ले रही है लाइक दैट कि वो एस्प्रिन की टैबलेट एस्प्रिन ले रही हो। एस्प्रिन ले रही है तो हम सोच के ये रखेंगे कि उसको कोगुलेशन हुआ होगा, तभी किसी डॉक्टर ने उसे एस्प्रिन सजेस्ट किया है। अगर उसको सजेस्ट किया है एस्प्रिन वो ले रही है, देन हम उसको 30 to 34 वीक्स पे स्टॉप कर देंगे एस्प्रिन। क्योंकि मैम एट द टाइम ऑफ लेबर और डिलीवरी अगर एस्प्रिन की टेबलेट वो लगातार लेती रहेगी, देन मैम उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लड क्लॉट ही नहीं, ब्लड रुकेगा ही नहीं, ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हम मेडिकल हिस्ट्री उसकी पहले से लेकर रखेंगे, और कोई ड्रग ऐसी चल रही है जिसको रोकना चाहिए तो हम उसको थर्ड ट्राइमेस्टर में मैम रोक देंगे। इसके अलावा मैम वेट हो गया, वेट के अलावा मैम BMI मैंने बता दिया, विल्ट मैंने बता दिया। देन मैम हाइट उसकी देखेंगे मैम, शॉर्ट हाइटेड है या टॉल हाइटेड है। शॉर्ट हाइटेड का थोड़ा फर्क पड़ता है मैम, क्योंकि बेबी ग्रो तो नॉर्मली करता है सभी में सेम ही, लेकिन शॉर्ट हाइटेड में क्या होता है पेल्विस पर ना नैरो हो जाता है, तो मैम नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर शॉर्ट हाइटेड है, जैसे इंडिया में माना गया है शॉर्ट हाइटेड 4 फीट 7 इंच, तो उसको हम सिजेरियन सेक्शन के लिए आफ्टर 37 वीक के बाद एडवाइस दे देंगे कि मे बी हो सकता है तुम्हारा, है ना। और वेस्टर्न में 5 फीट के ऊपर बताया जाएगा। न्यूट्रिशन मैम चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही है कि नहीं ले रही है। मैम उसको जिस तरह से उसकी वेट है उस तरह से वो न्यूट्रिशन ले रही है कि नहीं ले रही है। कुछ गरम ज्यादा नहीं, गरम नहीं लेना चाहिए, वो सब ना ले रही हो, टी कॉफी ना ले रही हो, उससे पूछेंगे भी, एडवाइस भी करेंगे उसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। देन उसके बाद मैम पैलर और एक्टेरियस भी देख लेंगे। पैलर मैम आंखों को ऊपर करके देखेंगे। Now time to conclude, Afsana. ठीक है? ओके मैम। You मैम have 1 एडिमा, minute and you have to conclude. ओके मैम पैलर और एक्टेरियस एनीमिया और जॉन्डिस देख लेंगे। एडिमा देख लेंगे कि जनरलाइज्ड एनीमा है या फिजियोलॉजिकल एनीमा है। फिजियोलॉजिकल एनीमा जो होगा मैम वो पोस्चर के कारण होगा, लेडीज अधिक टाइम खड़ी रहती है जिसके कारण हो रहा है, उसको रेस्ट करने पे वो चले जाता है, तो ठीक है। टिबियल शाइन पर 10 Voice. I can't hear you.
अगर वो चला जाता है तो नॉर्मल है मैम, उसे रेस कर बैठने के लिए बोलेंगे ना, मतलब बंद करके ना बैठे, लेटे आराम करे मैम, मसाज के लिए बोल देंगे, और उसका ऑलवेज पल्स, बीपी, टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे। इसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन मैम कर लेंगे, ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन कर लेंगे, देख लेंगे पर एब्डोमेन की लेनिया नायग्रा है कि इस प्रीवियस इस इंसिजनल स्कार तो नहीं है, टोन हर्निया नहीं है। इसके बाद मैम स्पेकुलम एग्जामिनेशन मैम करके देख लेंगे कि कोई फाइब्रॉइड ट्यूमर वगैरह, रेडनेस वगैरह नहीं है, नीडेड होगी तो ही मैम इसका करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वेजिनल स्वैब कर सकते हैं मैम। सर्वाइकल कैंसर में पीवी एग्जामिनेशन मैम ज्यादा नीड नहीं होती है, आजकल यूएसजी होता है, उससे पता चल जाता है, इसलिए नहीं करेंगे। बाइमेनुअल एग्जामिनेशन कर लेंगे मैम। इससे मैम ये अर्ली टाइमस्टर, अर्ली वीक्स और फर्स्ट टाइमस्टर में किया जाता है। इसके लिए मैम इंडेक्स और मिडिल फिंगर को पर वेजाइना इंट्रोड्यूस करते हैं, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड को सुपरफिजिकली प्रेस करते हैं। जब दोनों मिलने लगते हैं तो वहां पर वैसे वैसे हो जाता है मैम। Thank you, Okay, ma'am. Afsana. Thank you so much. You included a lot of top points and you did so justice with the topic. Thank you for sharing your views. More power to you, Afsana. Thank you, ma'am. Last we have Asifa. This is last, and let's see. Come on board, Asifa. Good evening to all doctors. I am Asifa from Jamia Tibbiya Deoband College and I live in Muradabad. Today I am going to discuss about minor elements in pregnancy. Minor elements in pregnancy ये कब होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन का फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट और चेंजेस होता है मदर में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. First we will discuss about nausea and vomiting, or we can say morning sickness. स्पेशली मॉर्निंग सिकनेस कब होता है? मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग में ही होता है, बेड से उठते ही. मोर कॉमन जो होता है प्राइमरी ग्रेविडा में होता है, और ये कब अपेयर होता है? फर्स्ट और सेकंड मिस पीरियड में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में 6 वीक्स के बाद. और 50% जो होती है वुमेन, उनको नोजिया वोमिटिंग दोनों होता है. 25% वुमेन जो होती है उनको नोजिया होता है, और 25% जो होती है अनअफेक्टेड होती है, उनको नोजिया वोमिटिंग कुछ नहीं होता है. 3 मेन मेजर्स होते हैं जो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं: डाइटरी चेंजेस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डाइटरी चेंजेस. डाइटरी चेंजेस में क्या होता है? ड्राई टोस्ट लेना चाहिए, बिस्किट लेना चाहिए, और प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए. बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या, कोई भी पर्सनल ट्रिगर है जैसे कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको अवॉइड करना चाहिए. मेडिकेशन में हमें पाइरिडॉक्सिन टैबलेट लेनी चाहिए 20 mg में. नाउ सेकंड, बैक एक. बैक एक 50% कॉमन प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है. फिजियोलॉजिकल जैसे कि रिलैक्सिंग रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, ये रिलैक्स करता है मसल्स को, जॉइंट्स को और लिगामेंट्स को, जिसकी वजह से बैक एक हो जाता है. वेट गेन की वजह से होता है, एंटीरियर टिल्ट ऑफ द पेल्विस की वजह से होता है, पुअर पोस्चर है उसकी वजह से, या हाई हील्स पहन रही है उसकी वजह से हो जाता है. मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसको मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए, पेशेंट से काउंसलिंग करनी चाहिए कि उसका पोस्चर इंप्रूव होना चाहिए, और हाई हील्स को अवॉइड करना चाहिए, वेट गेन को अवॉइड करना चाहिए. जब रेस्ट करे तो उसकी लेग्स जो है एलिवेटेड हो, और जब वो रेस्ट करे बेड पर तो उसका बेड जो हार्ड होना चाहिए. मसाज करनी चाहिए बैक मसल्स पे. अगर सीवियर पेन है तो एनाल्जेसिक देनी चाहिए उसको. थर्ड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन इसके 3 रीजन है कॉन्स्टिपेशन के. फिजिकल एक्टिविटी जो होती है प्रेग्नेंट लेडी की, वो डिक्रीज हो जाती है. प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से एटोनिसिटी ऑफ द गट हो जाती है. इंटेस्टाइनल मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. थर्ड रीजन जो है ग्रेविड यूट्रस. ग्रेविड यूट्रस का जो प्रेशर होता है वो पेल्विक कॉलोन पर पड़ता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. डाइटरी चेंजेस में क्या है? फाइबरस फूड लेंगे, लीफी वेजिटेबल इसको रिकमेंड करेंगे. मोर वाटर ऑफ इनटेक हम उसको रिकमेंड करेंगे. मेडिकेशन में हम इसबगोल देंगे उसको, और ल्यूक वार्म मिल्क में उसको मिक्स करके बताना है.
सिरप में लैक्टोलोज रिकमेंड करेंगे, टैबलेट डल्कोलेक्स और सपोजिटरी रिकमेंड करेंगे। और आयुर्वेदिक टैबलेट है हीना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर सपोजिटरी नहीं, डल्कोलेक्स नहीं है, तो उसको हम हीना टैबलेट इसको रिकमेंड करेंगे। फोर्थ है लेग क्रैम्प्स। लेग क्रैम्प्स में क्या होता है, सीरम कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है और सीरम फास्फोरस का एलिवेशन होता है, जिसकी वजह से लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं। डाइट्री में क्या होता है, डाइट्री में उसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम रिच फूड जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए। मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है विटामिन B1 डेली लेना चाहिए 30 mg में, और कैल्शियम लेना चाहिए BD, और मसाज करनी चाहिए ऑइंटमेंट से, वॉलिनी से। फिफ्थ इज एसिडिटी और हार्टबर्न। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो एसोफेजियल इंफेक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है। और सेकंड रीजन जो होता है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसका साइज जो होता है, यूट्रस का साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ ज्यादा रहता है, इसकी वजह से एसिडिटी और हार्टबर्न रहता है। कैसे मैनेज करेंगे उसको, जैसे कि ओवर ईटिंग कर रही है उसको अवॉइड करें, और जैसे जस्ट आफ्टर द मील इमीडिएटली उसको बेड पर नहीं जाना चाहिए। और मेडिकेशन में जो है लिक्विड एंटासिड में डाइजीन और PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर लेना चाहिए। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल ये लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Asifa. You explained so well and so peacefully. You explain each and every point, and we love your words. Thank you for sharing your words. More power to you. Thank you. Okay. So we all done with the today's activity. So what's your view? क्या आज आपने अपने अंदर change किया? Like, what is one learning you got from this today's test? Just type one word in the chat कि आपने what you gain from this activity today. Type one word. Okay. Okay, let me read. What are the words? More confidence built. BP low. Okay, that is reflex action. Again of confidence, a little more confidence. Okay, a lot of confidence are there. So basically the purpose is कि you have to face the world, and you did this thing very well. Each and everyone, I'm so proud of you कि सबने ऑन कैमरा आके, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप जब कैमरा पे होते हो और आप एक जो आपने पैटर्न सेट किया इन योर माइंड और फिर वो आप डिलीवर कर रहे हो। सो जो 70% पार्ट होता है कि भाई आप ऑन स्टेज आके बोल रहे हो, दैट इज बिगेस्ट पार्ट, एंड यू ऑल डिड सो वेल इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो मतलब 70% जो आपके मार्क्स है ना, दैट वो सबके बराबर हैं। तो मतलब जो आज जितने भी परफॉर्मर्स थे सबके लाइक वी हैव अ वेरी गुड स्कोर, दैट इज समवेयर बिटवीन, वी हैव द कैलकुलेशन आउट ऑफ 30, एंड सबके ही जो मार्क्स हैं वो 20 से 30 के बीच में है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर करेज। ठीक है, व्हाट यू आर राइट नाउ डूइंग ना, दैट इज लिटरली गिविंग यू द बूस्ट ऑफ योर करियर, वेयर यू कैन सी कि जब आप इन हॉस्पिटल जाओगे तो ये जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म किए, यू नो बाय योरसेल्फ कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की। ठीक है, सबने कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ मतलब अपने असेस किया खुद को। ठीक है, मैं कुछ थोड़ा सा डिलीवर करूंगी, बट हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग अगर मैं सोचूं तो ये बहुत ही ऑसम था। दैट इज आउटस्टैंडिंग। जिसने जैसा बोला सबने बेस्ट बोला, ठीक है, अपने हिसाब से।
सो मैं किसी को जज नहीं कर पाऊंगी इस वाले एक्टिविटी में, क्योंकि सब बेस्ट थे, सब ने अपना बेस्ट दिया, सब ऑन कैमरा आए, ऑन कैमरा अपने मैक्सिमम पॉइंट्स को आउटपुट दिया। एंड मुझे पता है कि तुम लोगों को इससे भी ज्यादा आता है, किसी किसी के पॉइंट्स ऊपर नीचे हुए, कोई वर्ड्स मिस हुए, बट that's completely fine. That's completely fine, because I know this is the first time when we are doing this activity. Once we are doing this activity every month na, you will be rock star. I know. जो first time इतना अच्छा कर रहा है, वो within a 4 month के syllabus में आप सोचो कि 4 months बाद वो क्या personality होगी. So सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, and I'm super proud of on all every one of you. तो बेसिकली जो मैं थोड़ा सा एक एक फीडबैक तुम लोगों के उस पे दे देती हूँ, मैं मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करूंगी, मार्क्स सबको इंडिविजुअली मैं भेज दूंगी कि किसको कैसे मतलब मार्किंग मिली है, ठीक है। मैं बस एक बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे अनाउंस करूंगी बाय द एंड। जस्ट आई एम टेकिंग 2 more minutes जस्ट टू शेयर द रिव्यूज, मतलब कुछ एक आपका फीडबैक है, इफ यू कैन डू। तो सबसे पहले सादिया सामने आई थी। सादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्रैकिंग दिस बिगेस्ट, लाइक क्या कहेंगे, भूत ऑफ द ऑफ योर लाइफ, कि ऑन स्टेज आना है, सबके सामने परफॉर्म करना है। एंड आई नो कि सादिया के लिए कितना डिफिकल्ट था, एंड you did so well and you tried to explain a lot of things. तो बहुत अच्छा किया सादिया, तुमने बहुत ही अच्छा बोला, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। जस्ट फॉर अ फीडबैक, अभी से अब आप क्या करोगे, जब भी आप लेक्चर लोगे तो आप उसके बाद हर बार एक टॉपिक, जो भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे उन पे थोड़ी सी मेहनत करके क्या करना है, उन टॉपिक्स के बारे में हमेशा लिख के देखना है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा एंटीनेटल केयर, आप उसी दिन प्रैक्टिस करोगे बाय राइटिंग द पॉइंट्स, ठीक है। पहले आपने लेक्चर सुना, फिर आप अपने मन से एंटीनेटल केयर के बारे में लिखोगे, देन यू हैव टू रीचेक कि मैम ने क्या पढ़ाया था, या बुक्स में या नोट्स में क्या क्या अवेलेबल है, एंड व्हाट आई मिस्ड, ठीक है। तो अगर आप ये कंटिन्यूअसली करते हो ना, जब तक मेरे साथ हो, देन ये जो गायनी ऑप्स का जो भूत है ना, वो डेफिनेटली चला जाएगा, ठीक है, और तुम और बेटर होगी, ठीक है। ये वीक 1 था तुम्हारे लिए, एंड यू डिड सुपर ऑसम राइट नाउ, एंड आई कैन सी कि हाउ मच यू आर गिविंग योर एफर्ट्स इनटू इट। सो थैंक यू सादिया फॉर गिविंग योर वर्ड्स। सेकंड कौन था हमारे पास? शबाना थी। शबाना ने भी बहुत अच्छा बोला, एंड बहुत ज्यादा टफ होता है ऑन कैमरा आना, ये मैं बार बार कहूंगी। बहुत अच्छे से शबाना ने इसको बोला और रिप्रेजेंट किया अपना टॉपिक, और ट्राई किया कि मैं बेस्ट आउट ऑफ द पॉइंट्स लेके आ पाऊं, बुक से भी बाहर से भी, जैसे भी मैं अपना बेस्ट दूं, एंड आई ग्रैब ऑल द थिंग्स विच यू वांट टू डिलीवर इनटू द लाइक योर स्पीच। जस्ट वन फीडबैक, स्टिल आई नो कि तुमने बहुत अच्छा किया है, एंड तुमने ऑलरेडी अपना 100% या 200% दिया, एंड मुझे पता है थोड़ा सा डरावना होता है ये फेज, एंड ये फर्स्ट टाइम था तो सबके लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। फर्स्ट टाइम में कोई जज नहीं कर सकता, जो आज आपने किया है ऑन कैमरा ऑन स्टेज आके ना, दैट इज मतलब बहुत बड़ा एक हर्डल होता है हर किसी की लाइफ में कि ऑन स्टेज आना, वो सबने क्रॉस किया आज, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो शबाना के लिए एक फीडबैक बस ये है कि मतलब जो भी आपका टॉपिक था, आप उसकी जो वीडियोस हैं उसको दोबारा से देखो, दोबारा से थोड़ा सा करेक्शन करो, क्योंकि कहीं कहीं पे मिस्टेक्स थी, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में मिस्टेक्स थी, काफी सारी मिस्टेक्स थी, तो दोबारा से रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस अगेन, ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर से कुछ एक्टिविटी होगी, फिर से हम अपग्रेड करेंगे। ओके, थैंक यू शबाना। नेक्स्ट वी हैव शालू। तो शालू तो भाई ऑलवेज ऑसम, वी ऑल नो कि कहीं ना कहीं शालू हमेशा एक्टिव रहती है, एंड आई लव शालू एंड वी ऑल लव शालू। तो भाई शालू की प्रेजेंटेशन सबके लिए एक एग्जाम्पल था कि शी इज द
example for the presentation, how to be present as a doctor. So thank you for this particular appearance, and I'm super proud that you have that courage to show up like this. So thank you, Shalu, for the presentation part, and also you explained so well about your topic, and you almost covered a lot of points, a lot of things. जो मैंने पढ़ाया वो भी और जो नहीं पढ़ाया वो भी तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. बहुत सारे हमने सबने सीखा तुमसे. सो थैंक यू फॉर दैट. बस एक छोटा सा फीडबैक है, अदरवाइज यू आर ऑसम, वी ऑल नो. सो सभी ऑसम है यहाँ पर, सबने बहुत हिम्मत करी. सबके लिए एक थोड़ा सा हार्ट बीट रेजिंग टाइम था. सब बहुत सारे कमेंट्स भी हैं कि भाई हमारा हार्ट बीट इंक्रीज कर रहा है, हमारा डोपामिन इंक्रीज कर रहा है. तो आई नो कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर सबकी हार्ट बीट्स इंक्रीज करती हैं, बट स्टिल यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड आई लव दैट एनर्जी. बस एक छोटा सा पॉइंट ये है कि जो भी आप टॉपिक को पढ़ो उसको ट्राई करो कि सिंपल तरीके से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें. ठीक है, डू नॉट गो डीपर, ट्राई टू मतलब उस पार्ट को निकालने की कोशिश करो जो तुम्हारे काम का है. ठीक है, जैसे जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम जब समझोगे तभी ही, मतलब आप पढ़ना चाहो जितना उतना पढ़ सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि जो पहले मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको डिलीवर कर दो जो हमें देखना है. बिकॉज वी आर नॉट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द थिंग्स, and you have to give the advice and treatment regarding the reports. तो आपको उस पे फोकस करना है कि ठीक है आपके पास पेशेंट है एंड आपके पास कलर डॉपलर रखा है, अब आप उसकी रिपोर्ट्स देख के उसको क्या एडवाइस दोगे, क्या उसको प्रॉब्लम है, कैसे समझाओगे. ठीक है, तो थोड़ा सा इस पार्ट पे काम करो, एंड अदरवाइज यू डिड सो वेल. ठीक है, बहुत अच्छा था, बहुत, मतलब आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही पढ़ना है. मतलब इससे ये चीज डिस्करेज मत होना कि मुझे कम पढ़ना है, पढ़ो खूब. ठीक है, लेकिन ट्राई टू बी स्मार्ट. यू ऑलरेडी आर स्मार्ट एंड ट्राई टू बी मोर स्मार्ट राइट नाउ. ठीक है, थैंक यू चालू. नेक्स्ट वी हैव सुजान. सुजान ने भी बहुत अच्छा बोला, बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए एंड शी इज वेल प्रेजेंटेड and everything is so awesome by her, and सारी चीजें उसने बहुत अच्छे से कवर की. तो बेसिकली ये जो फियर ऑफ कैमरा था वो भी क्रैक किया, एंड वेरी कॉन्फिडेंटली शी क्रैक दिस कोड. एंड जो एक थोड़ा सा फीडबैक होगा सुजान के लिए. सुजान, आर यू देयर? यस मैम. एक छोटा सा फीडबैक है, थोड़ी सी मिस्टेक्स थी ड्यूरिंग द स्पीच. तो बस एक ये है कि जब भी आप लेक्चर करो द सेम, कि आप हमेशा अपने पॉइंट्स को लिख लो. ठीक है, प्रैक्टिस करो जो जो आपने, जैसे एक टॉपिक मिला उसके बारे में जो भी आपको पॉइंट्स याद रहते हैं वो आप लिखो. देन रीचेक योरसेल्फ आफ्टर द लेक्चर, अपने आप को रीचेक करो विद द नोट्स, विद द लेक्चर, और फिर से देखो कि मैंने क्या मिस किया. ठीक है, तो वो चीज आपको बहुत फायदा करेगी इन अ लॉन्ग टर्म. ठीक है, थैंक यू सुजान. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट वी हैव पारुल. पारुल इज आल्सो डूइंग ऑसम. बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत सारा कॉन्फिडेंस शो किया पारुल ने, एंड ऑन कैमरा आई नो कि सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड सभी ने वो बहुत अच्छे से क्रैक किया, एंड पारुल इज आल्सो द वन ऑफ देम. एंड सारे पॉइंट्स कवर किए. जस्ट एक फीडबैक बस इतना है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लो एक दो बार, क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर किए, कुछ एक दो पॉइंट्स बीच में मिस थे. अदरवाइज इट्स गुड, इट्स गुड. ओके पारुल, थैंक यू. नाउ वी हैव पिंकी. पिंकी ने भी बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया, कैमरा फेस किया. एज ऑलवेज पिंकी तो हमेशा बैठती है, पिंकी को मैं पहचानती हूँ. तो बहुत अच्छे से सब कुछ प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से बोला. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बहुत कॉन्फिडेंस जो है तुम्हारा वो शो हुआ इन द वीडियो, एंड वो बहुत अच्छा है. एंड कीप रेजिंग दैट
कीप रेजिंग योर वाइब्स। तो बहुत अच्छा था सब कुछ। बस एक छोटा सा फीडबैक है कि कुछ पॉइंट्स मिस हुए थे और कुछ वोकैबुलरी मतलब कुछ आप भूल रहे थे, तो वो चीज आप एक बार रिवाइज कर लो, वो चीज वापस से आ जाएगी। ठीक है, बस एक बार आप लेक्चर जाके रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू पिंकी। नगमा, नाउ वी हैव नगमा। नगमा को मैंने पहली बार देखा और वो देखते ही मतलब एंड में उसका कैमरा ऑफ हो गया। सो पता नहीं क्या रीजन है, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि फॉर सम टाइम यू स्विच ऑन योर कैमरा एंड show up to the world, and that is very awesome. And I like the confidence, I like the words, I like the content of your whole lecture. So you covered each and every point, so I like everything. बस एक छोटा सा फीडबैक है, that is कि कैमरा ऑन करो, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्सेज, ड्यूरिंग द क्लासेस सिट विद कैमरा ऑन, ताकि मैं पहचानूं, क्योंकि मैं बाकी सबको पहचानती हूँ, मुझे नहीं पता नगमा कौन है, बिहाइंड द कैमरा कौन है। तो हमेशा ट्राई करो कि कैमरा ऑन करके बैठो, ठीक है, क्योंकि तुमने पॉइंट सब पढ़े हैं, सब चीजें तुमने कवर की ड्यूरिंग योर टॉपिक, बट एक चीज यही मिस है कि भाई कैमरा ऑफ रहता है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट है मानसी। मानसी के पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, सारी चीजें कवर की ऑन कैमरा। शी डिड सो वेल, शी ट्राइड टू प्रेजेंट एवरीथिंग, एंड थोड़ा सा इशू आया, दैट इज completely fine, that is not at all problem, and I got each and every point of view what you prepared about your topic, and वो बहुत अच्छा था, सब कुछ तुमने कवर किया। कुछ मिस्टेक्स थी, जस्ट अ फीडबैक कि कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ पॉइंट्स मिस थे, तो एक बार रिवाइज कर लो, जो भी टॉपिक था आपका वो चीज जाके एक बार रिवाइज कर लो, तो वो क्लियर हो जाएगा। और ओके मानसी, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव गजाला। ओके, गजाला कहाँ है? गजाला, आर यू देयर? Yes, ma'am. Okay, let me see. Okay, गजाला, yes, I got it. गजाला को भी मैंने पहली बार देखा है आज, so मतलब थोड़ा सा कम टाइम भी हम इंटरेक्ट हुए हैं, तो गजाला ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, एंड ड्यूरिंग द होल क्लास यू स्विच ऑन द कैमरा, एंड आई लव द वाइब यू कैरी, and you how well you presented each and every point. So बहुत अच्छा सब कुछ present किया, presented manner में आप आए और सारे points cover करने की कोशिश की। Just a feedback कि कुछ points miss थे, तो for that reason you have to revise the lecture. कुछ थोड़े से मतलब mistakes थी, तो आप जब revise करोगे तो आप खुद उनको catch कर लोगे। Okay गजाला? Okay, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Just a sec. Afsana. Yes, ma'am. Good presentation, good appearance, included good points, did so well with the topic, examination purposes, and how to go for the examination in each trimester. बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत सारी चीजें हम लोगों को क्लियर की, and you did very well with the topic and well presented. वो सब कुछ बहुत अच्छा था, and on camera your confidence is super awesome. I love the energy, each and everything is good. Just a little feedback कि you can like what you deliver, you can organize your delivery, ठीक है, what you are delivering the points you can organize कि हम और short करेंगे थोड़ा सा, मतलब
आपके पास मैं अगली बार से तो बस ये करूंगी, थोड़ा सा टाइम स्लॉट रखूंगी ताकि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो बहुत अच्छा बोला, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जितना भी आपको टाइम मिला। बस जो एक पॉइंट है कि आप ऑर्गेनाइज मैनर में आ सकते हैं कि आपको पहले ये बताना है, फिर ये बताना है, फिर ये बताना है, और कैसे कंडीशन में क्या बताना है। सो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न आप एक बार क्या, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपरली इसको लिख सकते हो पूरे अपने कि पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है एग्जामिनेशन में, और क्या हम हिस्ट्री टेकन में क्या लेंगे, इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे और उसको ट्रीटमेंट क्या देंगे, देन फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होगा। तो आप पूरा एक अपना खुद का चार्ट बना सकते हो, सब अपना खुद का चार्ट बना सकते हो, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है सोचने का। तो आप खुद सोचो कि आप क्या सोच पा रहे हो, कितनी चीजें ऐड कर पा रहे हो। ठीक है, दैट्स ऑल अफसाना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत मजा आया, थैंक यू। नाउ वी हैव द आसिफा, लास्ट वन। आसिफा का वेयर इज आसिफा? यस मैम। आसिफा का अच्छा था, सारी चीजें कवर्ड थी, नथिंग टू ऐड, बट कैमरा की ही एक सब कुछ बहुत अच्छा था, ऑन कैमरा थे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, वेल प्रेजेंटेड थे, एवरीथिंग इज गुड, जस्ट अ लिटिल फीडबैक, कैमरा ऑन रखना है, ठीक है। आसिफा को भी मैंने आज पहली बार देखा है, बहुत बार बात हुई है बट पहली बार देखा है। तो कैमरा ऑन रखेंगे ड्यूरिंग द क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप रखते हो, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब आप कैमरा ऑन होता है तो मैं समझ पाती हूँ कि हाउ इज योर पर्सनैलिटी एंड व्हाट आर यू गेटिंग थ्रू माई वर्ड्स। तो बस एक फीडबैक ये है कि आप बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए, सारे ट्रीटमेंट्स के साथ जस्टिस किया, what I already said in the lecture, वो सारे points cover किए, very well presented. Just this is the only feedback, you should sit with the camera on while the class. मैम बहुत गंदी हालत होती है, हॉस्पिटल से आते हैं ना तो 5:20 पर आते हैं, फिर इस वजह से बहुत जल्दी में कैमरा ऑफ ही रहता है। And sit just with the one because we all are maximum, यहाँ पर सारी लड़कियां हैं, ठीक है। जस्ट क्या है ना कि आप जब ऐसे बैठते हो ना तो थोड़ा सा अटेंशन में आ जाते हो आप जी। अदरवाइज क्या है ना, आप कैमरा ऑफ है तो आप लेट भी जाओगे, खा भी रहे हो, टेल भी रहे हो, सब कुछ इक्वल हो जाता है। जब कैमरा ऑन होगा तो थोड़ा सा एक अटेंशन में होगी कि अच्छा मैम देख रही है मुझे, तो आई हैव टू बी अटेंटिव एंड आई हैव टू बी प्रेजेंटेड लाइक कि मैं एक्चुअल क्लास में हूँ। जस्ट मेरा रीजन ये है, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू जज योर ब्यूटीज, आई नो यू ऑल आर सो ब्यूटीफुल, so that is not the main point. Okay, thank you ma'am. Thank you Asifa. So this is all from today's activity, and 2 or 3 people are so near कि तुम लोगों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि आई हैव टू थिंक कि आई हैव टू रीथिंक कि किसको आगे करूं किसको पीछे करूं वाला था। So you all are did so good. So finally it's time to declare the best performer of today's evening, and that is much more obvious or much more like towards my words. तो आज पहला एक्टिविटी थी एंड उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे बहुत सारे जब मैंने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कंक्लूड किया तो 2-3 लोग बहुत ही क्लोज थे, बट आफ्टर वॉचिंग ईच एंड एवरीवन, जो 2-3 थे उनकी भी परफॉर्मेंस पे डीपर जाके जो मैंने सोचा, तो मुझे जो लगा दैट टुडेज बेस्ट परफॉर्मर इज शालू, एंड एज okay, I have to take I have to pin the Shalu. Congratulations Shalu. You did so well with the topic and you explain everything and you come up with the good presentation as a doctor, and I like each and everything, and every lecture you sit with the camera on. And so ये जो एक शालू का एग्जाम्पल है, ये सबके लिए है कि यू हैव टू सिट विद कैमरा ऑन इन एवरी क्लास,
Second, you have to come with a good presentation especially when we are in activities like these. तो बहुत अच्छे से presented थे, and जो टॉपिक आपने शेयर किया और जैसे स्टार्ट किया, जो आपने समझाने की कोशिश की, तो वो सब हम तक पहुंचा. सो हर एस्पेक्ट पे बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट गुड लेवल ऑफ लेक्चर टू अस. थैंक यू डॉक्टर शालू. सो ओवर टू यू. यू वांट टू से समथिंग? मैम, मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए. गुड गुड. आई नो, आई कैन सी दैट. और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी. So all works in your favor. So कहीं ना कहीं नेचर हमको वहां तक पहुंचा देता है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं. So थैंक यू एवरीवन. सबने बहुत अच्छा किया. सबके स्कोर्स इंडिविजुअली डालूंगी ताकि सबको अपना फीडबैक खुद समझ में आए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज क्या हम. और सब बहुत ही पास थे, मतलब सब में 1-1, 2-2, 3-3 नंबर का फर्क है. नॉट मच मोर देन दैट. सो अगली जो एक्टिविटी होगी, यू कुड बी द सुपरस्टार ऑफ द इवनिंग. एंड और एक और चीज है, अभी शालू बनी है एंड इस मंथ में शालू दोबारा नहीं बनेगी, बट जस्ट कि इसका जो है रीजन, मतलब इसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो ना हो, बट यू विल गेट सम पॉइंट्स जो आपके नेक्स्ट मंथ ऐड होंगे. जो आप एक्टिविटी करोगे वो आपको नेक्स्ट मंथ बेनिफिट देगा. ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा और दूसरे बच्चे भी आए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो मतलब सब कुछ कर लेते हैं, लाइक कैमरा पे भी आ जाएंगे, बोल भी लेंगे जैसे तुम हो. तो कुछ बच्चे और हैं जो और भी अच्छा करना चाहते हैं और भी अपने पॉइंटर्स देना चाहते हैं, बट उन्हें ये ना लगे कि शालू ही कर लेगी. तो तुम्हारे पॉइंट्स भी मैं कम नहीं होने दूंगी. नेक्स्ट मंथ यू विल गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स इफ यू डू वेल. अगर तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम सेकंड भी हो, तो मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगी, तो वो तुम्हारे नेक्स्ट मंथ ऐड हो जाएंगे. ठीक है. सो शालू, तुम तक तुम्हारा गिफ्ट पहुंच जाएगा. आशीष भाई तुमसे तुम्हारा एड्रेस लेंगे, तुम्हारे पास तुम्हारा गिफ्ट आ जाएगा. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस एक्टिविटी. सो you all enjoyed today's activity. कोई भावना, कोई डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है? सबको मजा आया? ओवरऑल इस एक्टिविटी का मेन पार्ट क्या था भाई? मजे करना. ठीक है. थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ, थोड़ा सा हमने कुछ सीखा भी, कुछ हमें फीडबैक्स भी मिले जो हमें आगे आने वाले वीक्स में बहुत हेल्प करेंगे टू रेज द नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस. सो आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? किसी को लग रहा है कि इनजस्टिस हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं है. यू विल गेट योर पॉइंट्स. गुड गुड गुड. सो नेक्स्ट वीक यू हैव सेकंड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम कुछ ऐसी एक्टिविटी रखेंगे. मे बी सम, आई थिंक आई एम प्लानिंग फॉर MCQ टेस्ट जो मे बी ऑन ऐप हो सकता है या फिर लाइव हो सकता है. सो देखते हैं. मैं नेक्स्ट एक्टिविटी तुम लोगों को बता दूंगी ड्यूरिंग द क्लास. और कल और परसों की क्लास जो होगी वो ऑफ होगी. मंडे में हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे. ठीक है. All the best. I love each and everyone's energy in the room. So all the best, everyone. Thank you. Thank you for joining and showing your spirit. Bye. Take care. I'm ending the meeting. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.